हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो सॉलिड स्टेट है उसमें हम लोग आज क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ओके। और अगर आप देखोगे कि सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी हमने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है और साथ में जो यूनिट सेल है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। और यूनिट सेल में ही आप देखोगे कि वहां पे आपको 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर जो सबसे एक इंपॉर्टेंट क्रिस्टल लैटिस होता है वो होता है आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ओके। जिसके अंदर हम लोग आज पूरा जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अलग अलग जो पार्ट होते हैं। ओके। चाहे आपका सिंपल क्यूबिक सिस्टम हो या फिर आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम हो या फिर फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम हो, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ओके। सबसे पहले आपको क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में के बारे में आपको जानना है, तो उससे पहले आपको एक क्यूब के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप क्यूब देखते हो तो अगर आप इसका बेसिक अगर आप बात करते हो कि क्यूब के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ओके, तभी हम जाके ये सारी चीजों को समझेंगे और इस यही हमें बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हर एक चीज के अंदर चाहे आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हो या फिर आपका एफसीसी हो या फिर आपका बीसीसी, ओके, सभी के अंदर क्यूब आपको लेना ही है और क्यूब के द्वारा ही क्या करना है, आपको ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है उसको आपको सॉल्व करना है। ओके। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि क्यूब में क्या क्या चीजें होती है। ओके। और एक आपका जो क्यूब होता है इन सॉलिड स्टेट वो किस तरीके से अरेंज होता है। ओके। यहाँ पे अगर आप क्यूब को देखोगे तो क्यूब में आप देखो कि यहाँ पे आपके पास एक, ओके, यहाँ पे आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, यहाँ पे आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, ओके, ये आपका सिक्स्थ, यहाँ पे आपका सेवेंथ और ये आपके एट। ओके। यहाँ पे आपको लगभग कितने कॉर्नर देखने के लिए मिल रहे हैं, तो लगभग 8 कॉर्नर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ठीक है, ये आपके कॉर्नर हो गए। अगर आप किसी क्यूब के अंदर अगर आप एज की बात करो तो एज कितने हैं इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखो तो एज आपको दिखेगा। एज क्या होता है यहाँ पे अगर आप समझो तो एज होता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके। और एक आपका पीछे साइड आपको एक और एज देखने के लिए मिलेगा, तो इस तरीके से टोटल आपको 12 एज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका एज कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ओके। उसके बाद आपके पास फेस कितने हैं, तो फेस भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो आप फेस कैसे देखोगे, ये इस बार एक बार क्या करता हूँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम फेस की बात करते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे फेज देखो तो फेज कितने हैं आपके पास टोटल, तो फेज में क्या क्या होता है, जैसे ये वाला एक फेज हो गया आपका ऊपर वाला, ओके, साइड वाला एक फेज हो गया, ये नीचे वाला आपका एक फेज हो गया और ये आपका एक फेज हो गया, 4 हो गया। ओके। फिर इसके नीचे भी आपको एक फेज देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे एक साइड में भी आपको फेज देखने के लिए मिलेगा। ओके। तो टोटल आपको कितने फेज यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, टोटल 6 फेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ओके। उसके बाद यहाँ पे फेज हो गया। देन उसके बाद आपका आ गया डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि डायगोनल होता क्या है। ओके। दो तरह के डायगोनल आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आपका एक बॉडी डायगोनल होता है और आपका दूसरा होता है एक सिंपल डायगोनल। ओके। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो सिंपल डायगोनल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि सिंपल डायगोनल आपका किस तरीके से होता है, किस तरीके से दिखता है। ठीक है। तो ये सभी चीजों को मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जो सिंपल डायगोनल है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ओके। जैसे सिंपल डायगोनल क्या होता है कि सपोज आपने ये एक कॉर्नर लिया, ओके, ये कॉर्नर हम ए दे देते हैं, ठीक है, और ये कॉर्नर आपका क्या है, बी है। ये एक कॉर्नर से जब दूसरे कॉर्नर पे आप एक लाइन अटैच करते हो तो इस पूरे लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। ओके। तो आप मुझे बताओ कि एक फेस के अंदर आप लगभग कितने आप डायगोनल खींच सकते हो, 2 डायगोनल खींच सकते हो, करेक्ट। यहां से भी आपका एक डायगोनल यहाँ पे आ सकता है। ठीक है। आपके पास टोटल कितने फेज है, टोटल 6 फेज है। तो 6 फेज होने के कारण जो आपके नॉर्मल डायगोनल आएंगे वो कितने आएंगे यहाँ पे, ओके, नॉर्मल डायगोनल। ओके। तो नॉर्मल डायगोनल आपके पास कितने आएंगे, आपके पास टोटल 12 आएंगे। ओके। दूसरे तरह के डायगोनल होते हैं आपके पास, वो होते हैं आपके पास बॉडी डायगोनल। ओके। तो ये बॉडी डायगोनल क्या होते हैं, ये थोड़ा सा अगर हम समझें तो बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है, इसको मैं एक बार इरेज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको क्या करता हूँ बॉडी डायगोनल एक्सप्लेन करता हूँ। अभी बॉडी डायगोनल यहाँ पे देखो, बॉडी डायगोनल में क्या होता है कि सपोज हम लोग यहाँ पे ये हम लोग इसको ए कंसिडर करते हैं, ओके, और इसको हम बी कंसिडर करते हैं, यानी यहाँ से लेके
यहाँ तक क्या पूरा जो एक लाइन हम क्रॉस करते हैं यानी एक कोने से दूसरे कोने तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल। अगर आप यहाँ पे इस पूरे कमरे में, अगर आप पूरे एक बॉक्स में देखोगे, पूरे क्यूब में देखोगे, तो आपको कितने बॉडी डायगोनल देखने के लिए मिलेंगे? एक यहाँ से आ सकता है, दूसरा यहाँ से आ सकता है, तीसरा यहाँ से आ सकता है, चौथा यहाँ से आ सकता है। ओके, आप इसको किसी भी तरीके से अगर आप रोटेट भी करते हो तो भी आपको सिर्फ 4 बॉडी डायगोनल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, वो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे आपका चाहे फेस डायगोनल हो, ओके, या फिर आपका बॉडी डायगोनल हो, ये सभी चीजें कितनी आएगी। यानी नॉर्मल डायगोनल का मतलब ही होता है आपका फेस डायगोनल, यानी एक फेज में आपके 2 डायगोनल है, तो टोटल आपके फेज कितने हैं? टोटल 6 फेज है। 6 फेज में टोटल डायगोनल कितने हो जाएंगे? आपके पास 12 डायगोनल हो जाएंगे। ओके, अगर आपको यहाँ पे मैं सिंपल सा कहूं कि आप क्या करो, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये पूरा मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे आपको ये आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अगर सपोज मैं ये यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से एक बार क्या करता हूँ, देखता हूँ कि कॉपी होता है या नहीं। ओके, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एक जो डायग्राम है ये नीचे लेके आता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, एक यहाँ पे क्यूब सिस्टम है। ओके, ये क्यूब में, ये मेरे पास क्या है, एक पूरा का पूरा क्या है, क्यूब सिस्टम है, करेक्ट। अभी ये क्यूब सिस्टम में कुछ चीजें हैं जो मुझे निकालनी है। वो चीजें क्या क्या है? जैसे सपोज ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये कॉर्नर है, करेक्ट, ये दो मेरे पास कॉर्नर है। ठीक है, कॉर्नर के बीच में अगर ये मेरे पास सपोज ए है कॉर्नर और ये आपके पास बी है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये अगर मुझे फाइंड करना है। ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, ए मानता हूँ, करेक्ट। और आपको पता है कि अगर आप एक क्यूब सिस्टम लेते हो तो जितने भी आपके पास यहाँ पे ये होते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, आपका ए ही होता है। ओके, आप चाहो ये जो डिस्टेंस है, आप अगर आप इस साइड भी लोगे तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आपका ए होगा। अगर आप ये डिस्टेंस यहाँ भी लोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, ए मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आपका एक एक आपके कॉर्नर से अगर आप दूसरे कॉर्नर पे जाओगे तो वहां पे जो आपका डिस्टेंस बनने वाला है वो डिस्टेंस आपका कितना होगा, ए होगा, करेक्ट। अभी मेरे पास ए, आपके पास एक डिस्टेंस करेक्ट मुझे मिल गया। अभी सेम अगर आप डिस्टेंस यहाँ से देखो, अगर मैं इसके सेंटर से लेता हूँ, ए बी के सेंटर से, और ये सपोज मैं इसको कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कंसिडर करता हूँ सी और इसको कंसिडर करता हूँ मैं डी। ओके, अगर आप ए बी के सेंटर में अगर आप एक पॉइंट लेते हो और सी डी के सेंटर में आप एक पॉइंट लेते हो, ओके, और ये दोनों पॉइंट को अगर आप यहाँ पे अटैच करते हो तो मुझे बताओ कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो इसका भी जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आपका ए ही निकल के आएगा, क्योंकि ए और सी का जो डिस्टेंस है वही सेम आपका यहाँ पे ए डैश और सी डैश का भी यहाँ पे आने वाला है, करेक्ट। उसमें कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आप मुझे कुछ यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आप निकाल के दो, जैसे कि सबसे पहला जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा, यहाँ पे वो डिस्टेंस होगा आपका ये वाला। ओके, जैसे अगर मैं ये वाला डिस्टेंस आपको निकालने के लिए कहूँ, ये मेरा ए है और ये मेरा डी है। ओके, ये वाला अगर मैं आपको डिस्टेंस यहाँ से निकालने के लिए कहूँ तो आप कैसे ये डिस्टेंस निकालोगे? ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है जिसको आप सीखो। यहाँ पे बहुत सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये डिस्टेंस को आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ जिसको आप क्या करो, लिख के रखो। जैसे आप अगर आप यहाँ पे देखोगे कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज ए है, करेक्ट। अगर आप दूसरा डिस्टेंस देखते हो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज ए, करेक्ट। ए और सी का भी डिस्टेंस कितना है, आपका ए है। और यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस ए और बी का है वो भी कितना है, आपके पास ए है। तो अगर आपको डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है किसका, ए और डी का, ओके, तो ए और डी का निकालना है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। तो ए और डी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये अगर मैंने आपको पूछा कि निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो इसके एक तरीका है निकालने का। जैसे अगर आप यहाँ पे ये कंसिडर करो, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, ये यहाँ से मैंने ये लाइन एक ज्वाइन किया है, करेक्ट। यहाँ से ये लाइन मैंने ज्वाइन किया है, करेक्ट।
और यहां से मैंने क्या किया, ये लाइन ज्वाइन किया है, करेक्ट। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे एक ये निकल के आता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्राइंगल निकल के आता है। ओके, और ये ट्राइंगल क्या है आपके पास, ए सी और डी है, करेक्ट। ए सी डी मेरे पास ट्राइंगल निकल के आता है। अगर मेरे पास सपोज यहाँ पे एक मेरे पास परपेंडिकुलर का यहाँ पे मेरे पास ये है साइज है, साथ में इसके साथ जो एक एंगल है उसका भी मेरे पास क्या है यहाँ पे साइज है। ओके, आप बेस ले लो, चाहे ये ले लो, नीचे का बेस ले लो, या फिर आप इसको सिंपली आप बेस ही लो, यहाँ पे बेस कंसिडर करता हूँ। सिर्फ आपके पास क्या है, जो हाइपोटेनियस है उसका आपके पास क्या है, मेजरमेंट नहीं है। ओके, तो अगर आपको सिर्फ यहाँ पे अगर आपको हाइपोटेनियस का यहाँ पे अगर आपको मेजरमेंट निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कौन सा होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अभी अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर हम पाइथागोरस का थ्योरम अगर हम आपने कभी सुना होगा, तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि जो आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है उसका आप स्क्वायर ले लो, प्लस आपके पास जो बेस है उसका आप स्क्वायर ले लो, इज इक्वल टू जो आपका हाइपोटेनियस है, ओके, आप क्या करो उसका स्क्वायर ले लो। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे कि परपेंडिकुलर क्या है, मेरे पास ए और सी का स्क्वायर है, करेक्ट। और यहाँ पे प्लस आपका जो बेस है, बेस क्या है मेरे पास, सी और डी का स्क्वायर है, करेक्ट। हाइपोटेनियस क्या हमें निकालना है, और ए और डी का क्या करना है, डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ए और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए का स्क्वायर है, ठीक है। सी और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए का स्क्वायर है, ठीक है। और ए और डी क्या करना है, हमें फाइंड करना है, तो ए और डी इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, टू ए का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डी का होल स्क्वायर। ओके, अभी सिर्फ मुझे यहाँ पे ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो ए डी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर है तो ए आ जाएगा, और टू का है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है, ये आप देख सकते हैं ए डी की जो वैल्यू है यहाँ पे, ये ए डी की वैल्यू क्या आ रही है हमें, ए अंडर रूट टू का स्क्वायर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ पे ए इस पूरे वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, ताकि एक तरह से आपके मन में ये याद रहे, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो ए और डी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है आपके पास, वो आ रही है आपके पास ए, ओके, अंडर रूट आपकी टू। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास ए और डी की वैल्यू है, करेक्ट। ये हो गई आपकी एक पहली वैल्यू। अगर सपोज मेरे पास एक दूसरी वैल्यू भी मुझे अगर आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पे अगर मुझे सिंपली अगर आप देखो यहाँ पे, अगर ये अगर मुझे यहाँ पे अगर ये मेरा सपोज एक तरह से क्या हो गया, ये फेज डायगोनल हो गया, ओके, करेक्ट। अगर मुझे सपोज अगर बॉडी डायगोनल का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू निकालना भी बहुत ज्यादा सिंपल है, आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, बॉडी डायगोनल की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे बॉडी डायगोनल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आप क्यूब लेते हैं और क्यूब से हम निकालते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे सपोज अगर मुझे यहाँ पे बॉडी डायगोनल की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, ओके, अगर मेरे पास बॉडी डायगोनल का अगर मुझे यहाँ पे लेंथ निकालना है, तो ये लेंथ कैसे निकालूंगा, ये बहुत सिंपल है। जैसे सपोज मेरे पास ए और बी का डिस्टेंस ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है, ए है, करेक्ट। मेरे पास ए और सी की भी वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, जिसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ए है, ठीक है। और मैंने एक और चीज यहाँ पे फाइंड की है, वो हमने फाइंड किया है फेज डायगोनल। ओके, तो फेस डायगोनल की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, यहाँ से ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये क्या है आपके पास, फेस डायगोनल है, जो क्या करती है, ए और डी को अटैच करती है। ओके, तो ए और डी को अटैच करने वाली वैल्यू हमने अब भी निकाली है, जिसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, ए रूट टू निकाली थी हमने। ओके, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेस डायगोनल कहते हैं। ओके, लेकिन सपोज अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे फेस डायगोनल ना निकाल के आप मुझे क्या करो, बॉडी डायगोनल का जो वैल्यू है वो आप मुझे निकाल के दो। ओके, तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू आप कैसे निकाल के देखो, ओके, जैसे बॉडी डायगोनल आपका कौन सा हो गया, ये ए को जब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एच से अटैच करता हूँ, ओके, तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी ये क्या हो गई आपके पास, बॉडी डायगोनल हो गई। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि बॉडी डायगोनल की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो ये बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से भी आप इसकी जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। ओके, कैसे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखो कि कैसे यहाँ पे आपको बॉडी डायगोनल की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे निकालनी है। ओके, सपोज यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखते हैं, जो डिस्टेंस बिटवीन, जैसे आपके पास यहाँ पे
एक सेकेंड, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इसको परफेक्ट तरीके से मैं इसको बनाता हूँ। ओके, इसमें थोड़ा सा ये है, प्रॉपर नहीं बना है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी डिस्टेंस किसका किसका अवेलेबल है। ओके, तो आपके पास डिस्टेंस अवेलेबल है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी का अवेलेबल है, जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास ए है। ओके, दूसरा है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी की भी वैल्यू आपके पास अवेलेबल हो गई, जिसकी वैल्यू क्या है आपके पास ए रूट टू है। करेक्ट। अभी अगर सपोज मैं यहाँ पे कहूँ कि आप जो वैल्यू है आपको निकालनी है ए और एच की। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप लिखो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच, इसकी जो वैल्यू है आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखना होगा कि क्या हम लोग इसकी मदद से कोई एक ऐसा एंगल क्या आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो एक एंगल हम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। ओके, अभी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको ये पता चल गया कि आपके पास एक साइड का ये कितना होता है, मेजर कितना होता है। आपके पास ये पता चल गया कि अगर मैं फेस डायगोनल बनाता हूं तो उसका मेजरमेंट क्या है। ओके, ये आपको पता है। अभी आपको सिर्फ सबसे जो मेन फोकस रखना है वो आपको रखना है यहाँ पे जो आपका बॉडी डायगोनल है उसके ऊपर। ओके, अभी अगर आपको बॉडी डायगोनल की वैल्यू निकालनी है तो हमें भी इसके अंदर किसका हमें इस्तेमाल करना होगा, पाइथागोरस का इस्तेमाल करना होगा। ओके, और जो पाइथागोरस होता है वो किस पे एप्लीकेबल होता है कि आपके पास तीन साइड हो। ओके, दो साइड की वैल्यू आपके पास गिवन है तो एक साइड की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके, अभी मुझे बताओ कि ये वैल्यू आपके पास जो यहाँ पे डी और एच है, ओके, ये आपके पास गिवन है। यहाँ पे ए और डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है जो है हमारे पास फेस डायगोनल। ओके, अगर मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास ये जो फेस डायगोनल है इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्या है, गिवन है, ए अंडर रूट टू। ओके, करेक्ट। यहाँ पे डी और एच की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि इसकी जो साइड की वैल्यू है वो कितनी है, आपके पास ए है। तो और ये जो आपके पास बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल की जो वैल्यू है वो क्या करनी है, आपको निकालनी है। ओके, आपके पास यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होता है, वो एंगल क्या है आपके पास, यहाँ पे एंगल है ए डी एच। करेक्ट। अगर आप ए डी एच करेक्ट में अगर आप पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हो, ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अगर आपने यहाँ पे सपोज आपके पास एक प्रॉपर यहाँ पे आपके पास क्या मिला, एक और ये मिला। ओके, प्रॉपर आपके पास एक ट्रायंगल मिला, उस ट्रायंगल के अंदर आपने क्या किया है, पाइथागोरस का इस्तेमाल किया है। अभी पाइथागोरस क्या कहता है कि जो आपका ए और एच है, ओके, ये अगर आपको निकालना है तो इसका स्क्वायर आपके पास फिर परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपका डी एच का स्क्वायर। उसके बाद ये हो गया, प्लस आपके पास एक आपके पास वैल्यू दी है, जो वैल्यू क्या है आपके पास फेस ये आपके पास फेस डायगोनल की वैल्यू दी है और ये ऑलरेडी आपके पास है कितनी, ए रूट टू दी है। करेक्ट, ये आपके पास वैल्यू ऑलरेडी क्या है, अवेलेबल है। अभी आप आसानी से मुझे बताओ, आप आसानी से क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे डी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ए की स्क्वायर हो जाएगी, प्लस आपके पास यहाँ पे जो ए और डी की वैल्यू है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है, तो ये ए रूट टू आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ए का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ पे ए रूट टू का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, ए का स्क्वायर, और ये आपके पास टू आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास बचा क्या, ए एच का होल स्क्वायर बचा। अभी आप क्या करो, यहाँ पे ये दोनों को आप प्लस कर दो। अगर आपने ये दोनों को प्लस कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, दो ए है यहाँ पे और एक ए यहाँ पे है, एक आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, थ्री ए का स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट, और यहाँ पे अगर आप सिंपली ए एच की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ए एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ए अंडर रूट थ्री हो जाएगी। ओके, और ये जो वैल्यू है ये किसकी है आपके पास, बॉडी डायगोनल की वैल्यू आपने निकाली है। ओके, जो आपके पास नॉर्मल बॉडी डायगोनल होता है वो इस तरीके से आपको निकालना है। और मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत आ रही होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ से कि कैसे आपने ये सारी चीजें निकाली है। ओके,
सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, आपके पास एक क्या है, बेसिक क्यूब है। ओके, बेसिक क्यूब के अंदर आपके पास टोटल कितने कॉर्नर है? आपके पास एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा। ओके, ये कॉर्नर एक रहा, ये आपका चौथा कॉर्नर, ये आपका पांचवा कॉर्नर, ये आपका छठवां कॉर्नर। ओके, ये आपका सातवां कॉर्नर, ये आपका आठवां कॉर्नर। ठीक है, इस तरीके से आपके पास टोटल कितने हैं? 8 कॉर्नर है। एज की बात करें तो एज कैसे हम निकालते हैं? एज होता है आपका, जैसे एक एक अगर एक साइड लोगे तो एक साइड में कितने एज आपको देखने के लिए मिलते हैं? 1 2 3 4। ओके, ये हो गया। तो साइड कितने हैं आपके पास? 6 साइड है। ओके, तो एक में अगर 4 है तो ये कितने हो जाएंगे? 5 6 हो जाएंगे। करेक्ट। उसके बाद ये हो जाएगा 7 8 हो जाएगा। करेक्ट। ये हो जाएगा 9 और 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 और 12 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट, टोटल एज आपके कितने होंगे? 12 हो गए। कॉर्नर आपके 8 हो गए। अभी हम फेस की तरफ चलते हैं। तो फेस कौन कौन से हैं? फेस अगर आप देखोगे तो ये ऊपर वाला एक फेज हो गया, साइड वाला एक दूसरा फेज हो गया, ये पीछे वाला तीसरा फेज हो गया, ये साइड वाला चौथा फेज हो गया, ये सामने वाला पांचवा फेज हो गया और नीचे वाला एक छठवां फेज हो गया। ओके, तो इस तरीके से फेज भी कितने हैं आपके पास? टोटल 6 फेज है। ठीक है, अभी हम डायगोनल बात करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप नॉर्मल डायगोनल की जगह आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फेस डायगोनल। ओके, फेस डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है आपका क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो। तो सपोज यहाँ पे मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने एक फेज यहाँ पे मैंने इरेज कर दिया और वहां पे मैं क्या करूंगा, अभी डायगोनल यहाँ पे प्रिपेयर करूंगा। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। सपोज ये आपके पास क्या है? एक कॉर्नर है, यहाँ पे आपके पास कॉर्नर है। अगर मैं ये दोनों कॉर्नर को अगर मैं यहाँ से लाइन से क्रॉस करके जोड़ता हूँ तो ये भी एक जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्या है? प्रॉपर आपके पास टोटल एक फेज है। मैंने एक ही फेज के अंदर ये सारी चीजें की है। एक फेज के अंदर कितने डायगोनल बने आपके पास? टोटल 2 डायगोनल बने। आपके पास फेज कितने हैं? आपके पास टोटल 6 फेज है। तो आपके पास जो फेज डायगोनल होगा वो कितना होगा? टोटल आपके पास 12 होगा। अगर आप बॉडी डायगोनल की बात करते हो तो बॉडी डायगोनल क्या होता है? यहाँ पे बॉडी डायगोनल को अगर आपको समझना है तो बॉडी डायगोनल ये होता है आपका, यहाँ पे एक बार मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, बॉडी डायगोनल क्या होता है आपका? ये देखो, जैसे आपके पास ये कॉर्नर हमने कंसीडर किया। ओके, ये एक पूरा फेज हो गया, ये मानते हो। हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट वाले फेज में जाएंगे और ये अपोजिट वाला फेज का ये कॉर्नर हो गया। जब आप क्या करते हो, यहाँ पे एक सामने वाले और एक अपोजिट वाले फेज को जब आप कनेक्ट करते हो तो ये पूरा क्या क्या करता है? एक कोने से आपका एक आखिरी वाला जो कोना होता है उस कोने को ये ज्वाइंट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? बॉडी डायगोनल कहते हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पे कितने आपके बॉडी डायगोनल बनेंगे? एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। करेक्ट, तीसरा यहाँ से बनेगा और चौथा आपका यहाँ से बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल कितने बॉडी डायगोनल यहाँ पे बनेंगे? टोटल आपके 4 बॉडी डायगोनल बनेंगे। करेक्ट, अभी यहाँ पे आप क्या करोगे? सबका आपने वैल्यू तो यहाँ पे लिख दिया। अभी अगर मैंने आपको कहूँ कि आप क्या करो, एक एक जैसे आप साइड का वैल्यू निकालो। साइड का अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ए और बी का जो लेंथ है वो ए है। करेक्ट, ओके, उसी तरीके से आपको पता है एक क्यूब के अंदर जितने भी लेंथ होते हैं वो सब क्या होते हैं? सारे के सारे जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। करेक्ट, उसमें कोई भी ये नहीं होता है कि एक साइड आपका छोटा होता है क्यूब के अंदर, एक साइड आपका बड़ा होता है। इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्यूब के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी हम क्या करेंगे, क्यूब के अंदर हमारे पास ये एक साइड हमें अवेलेबल है, ये वाला साइड। ओके, ये वाला एक साइड हमारे पास अवेलेबल है। और अगर हमें यहाँ पे कहा जाए कि आप फेस जो डायगोनल है उसकी वैल्यू निकालो, तो फेस डायगोनल की वैल्यू निकालने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? यहाँ पे पाइथागोरस का इस्तेमाल किया। पाइथागोरस के इस्तेमाल में आपको पता है कि अगर आपके पास दो साइड की वैल्यू अगर आप दी है तो आप तीसरे की आप वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस। तो हमने वही किया, यहाँ पे हमने ए और डी की वैल्यू निकाली, जो हमारा क्या है? एक तरह से फेस डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है। और फेस डायगोनल की जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो आई है हमारे पास a√2 आई है। करेक्ट, उसके बाद हमने बॉडी डायगोनल निकाला। तो बॉडी डायगोनल हमारा क्या था? ए और एच था। ओके, तो और उसको हम निकालेंगे कैसे? उसको भी हमने निकाला यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास कुछ वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, जैसे हमारे पास डिस्टेंस पता है साइड का, कि हर एक साइड कितना होता है आपका, उसका जो लेंथ होता है वो ए होता है। करेक्ट, हमने अभी अभी फेस डायगोनल निकाला जिसकी वैल्यू है a√2 है। ओके, और हमें अभी निकालना है बॉडी डायगोनल, तो हम उसकी दोनों की मदद से हम बॉडी डायगोनल निकाल सकते हैं। और जिसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास? ए एच की वैल्यू आई हमारे पास a√3। ये हमारे पास क्या है? बॉडी डायगोनल की वैल्यू है। ओके, ऑफिशियल वैल्यू है। करेक्ट,
तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट थी और ये सारी चीजें यहाँ पे हमने अभी फाइंड की है। ओके, अभी यहाँ पे हमारा जो मेन आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि जो आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है वो किस तरीके से आपका काम करता है, क्या क्या चीजें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर होती है। ओके, तो यहाँ पे आप छोटा सा एक हेडिंग डालो, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ओके, अभी अगर आप यहाँ पे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम देखोगे तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम तीन चीजों में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो डिवाइड होता है वो होता है आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ओके, ये एक सबसे पहला इसमें डिवाइड होता है, जिसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो SCC लिखते हैं। दूसरा जो इसका अलग पार्ट होता है वो होता है आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं BCC। करेक्ट। तीसरा है आपके पास फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। ओके, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं FCC से। ओके, तो इस तरीके से आपके पास तीन तरह के क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, दूसरा होता है आपके पास बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, तीसरा होता है आपके पास फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। ओके, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसा लिखते हैं वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अभी यहाँ पे अगर आप ये तीनों सिस्टम को यहाँ पे देखो, ओके, ये हमने क्या किया, तीन तीन तरह के सिस्टम लिखे। लेकिन ये तीन तरह के सिस्टम में भी हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं। हमारा मेन फोकस इसके अंदर किसके ऊपर होता है, तो हमारा जो मेन फोकस होता है ना वो होता है हम इसके बारे में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसके रेडियस एंड एज लेंथ, इसके रिलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं। दूसरा इसके अंदर हम देखते हैं, ओके, वो क्या देखते हैं, ये आपका एक पहला पॉइंट ले लो। दूसरा जो पॉइंट इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं वो होता है इसका रैंक नंबर। ओके, रैंक नंबर हम देखते हैं। ओके, और तीसरा हम लोग डिस्कस करते हैं इसके जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया उसके बारे में हम देखते हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। करेक्ट। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हम लोग इसकी डेंसिटी के बारे में हम चर्चा करते हैं। करेक्ट। उसके बाद डेंसिटी के बाद हम लोग इसके चाहे आप ये ले लो, आप जो ये होता है ना क्या बोलते हैं, एक तरह से जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है। ओके, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी हो गया, या फिर आपका जो वॉल्यूम फ्रैक्शन हो गया उसके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं ये तीनों के अंदर। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम अगर हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये पांचों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जब हम बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ेंगे तब हम ये पांचों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जब हम फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ेंगे तब हम क्या करेंगे, ये पांचों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर के अंदर हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है और यही सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, ये पॉइंट हो गया। देन उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस होगा, ये क्वेश्चन बेस होगा आपका, जैसे सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका यहाँ पे, वो होगा कि आपका नियरेस्ट, जो नियरेस्ट यहाँ पे आपके डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, उसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट नियरेस्ट के बारे में कि ये क्या होता है आपका नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी तरीके से हम कंटिन्यूसली मतलब अपनी कंटिन्यूटी है चालू रखेंगे कि नियरेस्ट टू नियरेस्ट आपका डिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम ये सारी चीजें हम देखेंगे। और ये सारी जो चीजें हैं वो हम किसके ऊपर देखेंगे, जो हम लोग तीन यहाँ पे जो सिस्टम पढ़ेंगे वो तीन सिस्टम में जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेगी। अभी जो नेक्स्ट इसके अंदर एक और टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हो जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड के बारे में, कि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो आप किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, ये आपका एक पॉइंट होगा यहाँ पे। और एक और पॉइंट होने वाला है यहाँ पे, जैसे हमने पैकिंग फ्रीक्वेंसी देखा था,
ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ओके। और ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने लिखी है छोटे छोटे फॉर्म में। पैकिंग फ्रीक्वेंसी देखेंगे और साथ में हम लोग जो वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी है, फ्रैक्शन है, वो सारी फ्रैक्शन, वॉल्यूम, फ्रैक्शन, ओके, फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो, अगर मैंने बोला, अगर आपने लिख लिया वॉल्यूम, फ्रैक्शन, या फिर आप पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में आप यहाँ पे देखने वाले हो। जैसे अभी अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, पैकिंग या फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज यहाँ पे एग्जांपल आप कैसे लोगे, जैसे मेरे पास दो सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड ए है, करेक्ट, यहाँ पे मेरे पास सॉलिड बी है। दोनों सॉलिड में अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि यहाँ पे इसका पैकिंग जो पैकिंग यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, ओके, ये इसका 90% है, यानी 90% क्या है, ये अवेलेबल है, पैकिंग पूरी तरह से फिल है। अगर मैं सॉलिड बी में अगर इसका पैकिंग फ्रैक्शन बोलूं कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, 80% है, तो इसके अंदर मुझे बताओ कि इसका जो वॉइड होगा, ओके, वो कितना होगा, इसमें वॉइड होगा आपका 10%, करेक्ट। इसमें वॉइड कितना होगा, इसमें वॉइड होगा आपका 20%। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये जो आपका सॉलिड ये ए है, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ओके, मोर स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेबल दोनों होगा, और ये क्या होगा, आप ये भी आपका स्टेबल होगा, लेकिन ये स्टेबल कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। तो यही कुछ चीजें हैं, यही कुछ पॉइंट है जिसको लेके हम आगे पढ़ेंगे। और एक एक करके, चाहे आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, चाहे आप सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में बात करो, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं, या फिर आपका फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात करें, हम सभी के अंदर यहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे जो 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे, ओके, ये 5 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला एक पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिख लो, ये आपका ये दूसरा पॉइंट, ओके, ये आपका तीसरा पॉइंट, ये आपका चौथा पॉइंट, और ये आपका पांचवा पॉइंट। ये 5 पॉइंट हम लोग सभी के अंदर डिस्कस करेंगे, चाहे आपका सिंपल हो, बॉडी सेंटर हो, या फेस सेंटर हो, ओके। तो यहाँ तक आई थिंक मेरे हिसाब से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डालेंगे, वो हम डालेंगे यहाँ पे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ओके, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे अभी हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ रहे थे, करेक्ट। लेकिन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमने अगर लास्ट लेक्चर में देखोगे कि उसके अंदर हमने चाहे एज लेंथ हो या फिर एंगल हो, ये सारी चीजें भी हमने डिस्कस की थी। लेकिन ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने नहीं लिखी, तो एक बार हम लिख देते हैं। अगर आप कभी भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में अगर आप चर्चा करते हो, तो उसके अंदर जो एंगल होते हैं, सॉरी एंगल नहीं, जो उसके बॉन्ड एज लेंथ होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर आप इसके एंगल की बात करो, तो जो इसका अल्फा होता है, ओके, इसका जो अल्फा होता है, या फिर इसका जो बीटा होता है, या फिर इसका जो गैमा होता है, ओके, ये तीनों की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपकी 90 डिग्री होती है, ओके। ये आपको सिंपली ध्यान रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर आप सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो, आप यहाँ पे बीसीसी के बारे में देख रहे हो, और एफसीसी के बारे में, ये सारी चीजें आप क्या करने वाले, चर्चा करने वाले हैं, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने ऊपर पॉइंट लिखा था, एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होगा, रिलेशन ऑफ रेडियस एटम विद द लेंथ, एज लेंथ ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, ओके। तो उसको यहाँ पे हम लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा, यहाँ पे आपका रिलेशन ऑफ रेडियस एटम विथ एज लेंथ ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट होगा यहाँ पे डिस्कशन के लिए, वो होगा आपका रिलेशन ऑफ रेडियस एटम विद द एज लेंथ ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, ओके। और ये जो पॉइंट होगा, ये हम सभी के अंदर डिस्कस करेंगे, और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा, वो हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ओके। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपका इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, और इसका रिलेशन हम देखेंगे, और साथ में
बॉडी सेंटर के अंदर भी देखेंगे, फेस सेंटर के अंदर भी देखेंगे, सभी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, रिलेशन को हम अच्छे से और देखेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक क्यूब है, करेक्ट। ये क्यूब में अगर हम सिंपली बात करें कि जो आपका सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है वो किस तरीके से होता है, और हमें रिलेशन किसके बीच में देखा है, देखना है रेडियस और एज लेंथ के बारे में। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो कि सपोज मैं यहाँ पे ये जो हमारा एक कॉर्नर है इसको मैं ए रखता हूँ और इसको मैं बी रखता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉर्नर पे देखोगे तो कॉर्नर पे यहाँ पे एक छोटा सा आपके पास क्या है, कॉर्नर आपके पास दिया है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसका एक्चुअली में जो साइज होता है एटम का वो कितना ऐसे इतना बड़ा होता है, यानी ये क्या करता है, एक तरह से हाफ सर्कल को कवर करता है। और ये दूसरा वाला जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है वो भी क्या करता है, इस तरीके से हाफ इसको कवर करता है। ओके, अभी इस तरीके से अगर आप देखोगे ये दोनों के बीच एक जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस क्या होता है, आपका ए होता है। ओके, अगर आप इसका हाफ डिस्टेंस लेते हो तो हाफ डिस्टेंस क्या होता है, a/2 हो जाएगा, या फिर आप रेडियस से भी इसको कभी कभी हम कंसिडर करते हैं। तो ये आपको पता है कि आपका नॉर्मल एक क्यूब होता है, उस क्यूब के अंदर अगर आप कॉर्नर देखोगे तो इसके कॉर्नर इस तरीके से अरेंज होते हैं। आप छोटे छोटे जो कॉर्नर लगाते हो वो बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लगाते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो कॉर्नर होते हैं वो इसी तरीके से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, सारे के सारे कॉर्नर। तो यहाँ पे भी अगर आप ये बी ए बी, अगर आप सी पे भी देखो, डी पे भी देखो, तो इसी तरीके से क्या होते हैं, आपके पास जो एटम होते हैं वो अरेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इससे एक तो पता चल गया कि आपके पास जो कॉर्नर है और चाहे आपके पास ये है, ओके, साइड है, वो दोनों में आपके किस तरीके से यहाँ पे सिंपल के अंदर आपका कॉर्नर का अरेंजमेंट होता है, ये आपको पता चल गया। ओके, अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें इनके बीच में कि आपका एज लेंथ या फिर जो आपका रेडियस है उनके बीच में रिलेशन क्या है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर एज लेंथ इज ए एंड बी, हमने क्या किया है यहाँ पे कंसिडर किया है एज लेंथ को ए और बी। ओके, करेक्ट, यहाँ पे जो दिया है तो ए और बी की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमारे पास ये कितनी है, हमारे पास दो है, सॉरी दो बोल रहा हूँ, यहाँ पे ए है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये कहूँ कि आप मुझे एज लेंथ के अंदर आप मुझे यहाँ पे रेडियस के साथ इसको कंपेयर करो, तो आप कैसे करोगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको रेडियस के साथ आप कंपेयर कैसे कर सकते हो, जैसे आपके पास ये एक कॉर्नर का सेंटर है, जब आप ये कॉर्नर से जब आप हाफ आते हो ना तो इसकी जो वैल्यू होती है आर होती है। जब आप बी बी वाले कॉर्नर से जब आप हाफ आते हो तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपकी आर होती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ए बी की वैल्यू देखोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास 2r हो जाएगी, इज इक्वल टू ए। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू मिल गई, वो कितनी है, आपके पास 2r है। तो ये रिलेशन हम किसके अंदर देख रहे हैं, रेडियस और एज लेंथ के बीच में यहाँ पे हम देख रहे हैं। उसी तरीके से ये हमारा सिंपल क्यूबिक था। अगर हम उसी तरीके से बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर देखें तो उसके अंदर भी अगर आप देखो, ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉडी सेंटर लिखता हूँ। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। ओके, अगर आप यहाँ पे बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में देखो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी सेंटर क्यूब है। ओके, अब ये बॉडी सेंटर के अंदर आपके बॉडी के बीच में क्या है, आपके पास एक और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, ये बॉडी आपकी सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। अगर आप इसका यहाँ पे 3D देखना चाहते हो तो ये क्या है, आपका 3D है, ये आपका 2D है। ओके, तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना। अभी इसके अंदर अगर आप बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप कैसे जानोगे। ओके, तो बहुत सिंपल है, सपोज मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो मेरे पास एक कॉर्नर है इसको मैं ए कंसिडर करता हूँ। ओके, और ये वाला जो एक कॉर्नर है उसको मैं बी कंसिडर करता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, बॉडी से इसको मैं पास करता हूँ एक लाइन को। ओके, जो क्या करेगी, ए और बी को अटैच करेगी, और ए और बी को जो अटैच करते समय ये क्या कर रही है, बॉडी से
बॉडी से भी पास हो रही है। ओके, यानी बॉडी के सेंटर से भी ये क्या हो रही है, पास हो रही है। अब ये जो बॉडी के सेंटर से पास होती है तो ये कैसे फॉर्मेशन करती है, ये फॉर्मेशन करती है इस तरीके से। ओके, जैसे सपोज आपके पास क्या है, यहाँ पे ये बॉडी का सेंटर है, करेक्ट, इस तरीके से। यहाँ पे आपके पास क्या है, ए है, और ये ए इस तरीके से क्या है आपके पास एक, करेक्ट, और यहाँ पे आपके पास क्या है, बी है, और बी किस तरीके से आपके पास इस तरीके से उसका अरेंजमेंट है। अभी यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है कि ये जो ए है और ये जो बी है, ओके, इनके बीच में अगर आप ए से यहाँ तक जाते हो तो इसकी वैल्यू कितनी है, आर है। बी से आप अगर यहाँ तक जाते हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, आर है। और ये पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2r आ जाएगी, करेक्ट। यहाँ पे 2r आ जाएगी क्योंकि इसमें पूरा एक कंप्लीट आपका क्या हो रहा है, एक जो ये है, सेल है, यूनिट है, वो कंसिडर हो रहा है। ओके, तो इसमें आप ये कह सकते हो रिलेशन के अंदर, अगर आप यहाँ पे रिलेशन लिखते हो, ठीक है, तो इस रिलेशन में आप ये कह सकते हो कि इसमें जो आपके पास वैल्यू है, वैल्यू किसके, आपकी ए और बी को, ओके, ए और बी में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी आर प्लस आपके पास 2r प्लस आपके पास r, करेक्ट। ए ये कितनी हो जाएगी आपके पास, टोटल हो जाएगी 4r हो जाएगी, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। अभी यहाँ पे आपके पास ए और बी की भी वैल्यू हमने क्या की है, फाइंड की है। ए और बी क्या है आपका, ए और बी है आपके पास, ये है बॉडी डायगोनल। ओके, अगर आप बॉडी डायगोनल देखोगे तो यहाँ पे हमने अभी फाइंड किया था ऊपर, और ये देखो बॉडी डायगोनल है, करेक्ट, ए और बी। अगर आप बॉडी डायगोनल की वैल्यू देखोगे तो बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या है आपके पास, a√3 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या रखो, ए और बी की जगह पे आप a√3 लिख दो, a√3 लिख दिया हमने, a√3 लिख दिया। अभी आप सिर्फ सिंपली आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो और निकाल सकते हो आप आराम से यहाँ पे r की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 4r a√3 हो जाएगा, करेक्ट। और ये हमने किसका निकाला था, ये हमने निकाला था बॉडी डायगोनल का, यहाँ पे जो वैल्यू था वो हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे बॉडी डायगोनल का इस्तेमाल किया। ओके, तो ये वैल्यू के बारे में आपको बताना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं बताते तो ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स कट हो जाएगा, लेकिन आपके पास अगर पता है आपको, तो आप क्या करो, एक छोटा सा बॉक्स बना के उसके बारे में आप लिख दो। ओके, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के रिलेशन है। और ये रिलेशन हमने किसके अंदर देखा था, ये हमने देखा था रेडियस और एज लेंथ के अंदर हमने ये रिलेशन देखा था, जिसमें आपके पास ए और बी की वैल्यू हमने निकाली, और ए और बी की टोटल जो वैल्यू आई है विथ बॉडी सेंटर। क्योंकि अगर आप सिंपल में देखोगे ए और बी की वैल्यू, तो ए और बी की वैल्यू सिंपल में आपके पास क्या है, सिर्फ a√3 है। लेकिन अगर आप बॉडी सेंटर के अंदर देखोगे तो बॉडी सेंटर के अंदर ए और बी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, क्योंकि इसके अंदर आपका एक बॉडी आ जाता है बीच के अंदर, जिसमें हम उसकी भी वैल्यू क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ओके, अभी जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका फेस सेंटर। अभी फेस सेंटर में हम किस तरीके से देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। ओके, अभी अगर आप फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के रिलेशन के बारे में देखना चाहते हो विथ रेडियस एंड एज लेंथ, तो सबसे पहले आपको तो ये करना होगा, इसका एक डायग्राम प्रिपेयर करना होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे पास क्या है, एक फेस सेंटर है, करेक्ट। फेस सेंटर में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो, हर एक फेस के अंदर आपका एक ये देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये एक फेस है, ये वाला आपका दूसरा फेज है, करेक्ट, ये वाला आपका तीसरा फेज है, ये आपका चौथा फेज है, ये आपका पांचवा फेज है, ये आपका छठवां फेज है। ओके, टोटल आपके पास कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं। ओके, और ये हमने बताया है कि फेज 6 कैसे होते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सारे के सारे फेज क्या है आपका, इस तरीके से आपको अगर आप 3D में देखो ना, तो 3D में आपको पता चलेगा। ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ना, ये वाला, चाहे ये हो गया, ये हो गया, ये सारे के सारे फेज हैं। ये 3 इस साइड है तो 3 आपको उस साइड भी देखने के लिए मिलेंगे, और एक नीचे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, आपको टोटल 6 फेज देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके, अगर आप इसके रिलेशन की बात करो, अगर आप सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में रिलेशन देखता हूँ, तो रिलेशन आप कैसे देखोगे,
तो रिलेशन देखने के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, या फिर हम सपोज ये कॉर्नर है आपके पास, ये कॉर्नर से जब हम यहाँ पे ये कॉर्नर पे जाते हैं, करेक्ट, ये वाले कॉर्नर पे, और इसकी वैल्यू हम लेते हैं ए और बी लेते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कंसिडर, ओके, कंसिडर ए एंड बी, ओके, ए और बी हमने कंसिडर किया। अगर सपोज मैं यहाँ पे कहूँ कि ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे अगर आप देखो ए और बी की, ये इस तरीके से हमने क्या किया, ड्रॉ किया रेड में। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ए है, ये आपके पास बी है, यहाँ पे आपके पास बीच में क्या है, आपके पास एक फेज है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये सारे के सारे कॉर्नर है इस तरीके से। तो कॉर्नर आपको क्या करना है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ये आपके पास कॉर्नर है, ओके, ये थोड़ा सा मतलब छोटा बड़ा हो गया, तो आप ये मत समझना कि कॉर्नर ऐसे आते हैं, एक इक्वल साइज के आपके सर्कल होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे आपके पास ये ए है और ये बी है। जब आप ए से यहाँ पे आप यहाँ तक आते हो, ओके, तो ये आपकी वैल्यू आर हो जाती है। जब आप बी से यहाँ तक आते हो, ओके, तो ये वैल्यू आर हो जाती है। और ये टोटल जो वैल्यू है यहाँ पे फेस की, ये कितनी है आपके पास, 2r है, करेक्ट, यानी r प्लस आर है। अभी यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे r प्लस 2r प्लस r, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास ए बी है, ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 4r। ए बी की वैल्यू आपके फेस सेंटर के अंदर कितनी है, ये हमने फाइंड किया है। तो ऊपर जाके हम देखेंगे, ओके, कि ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी फेस के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फेस के अंदर, ये हमने फेस का निकाला है। अगर फेस के अंदर अगर आप देखोगे, ये क्या है आपके पास, फेस डायगोनल है, ओके, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आपके पास है फेस डायगोनल की वैल्यू हमने निकाली है। अगर आप फेस डायगोनल की वैल्यू देखोगे, जो है आपके पास ए और डी यहाँ पे निकाली है। और अभी हमने किसके बारे में पूछा, ए और बी के बारे में, ओके। तो फेस डायगोनल की वैल्यू हमने क्या निकाली है, a√2 निकाली है। तो आप यहाँ पे क्या लिखो, a√2 लिख दो, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 4r। और ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है रिलेशन ऑफ एज लेंथ विथ रेडियस, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आप रिलेशन देखना चाहते हो रेडियस एटम विथ एज लेंथ, ओके, ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, चाहे आप सिंपल में देखो, बॉडी सेंटर में देखो, या फेस सेंटर में देखो, आपके पास तीनों की वैल्यू यहाँ पे दी है। तो आप क्या कर सकते हो, ये तीनों की वैल्यू को लेके आप एक समरी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप छोटा सा क्या करो, एक समरी लिख दो इसका, रिलेशन का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक समरी यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि अगर आप कभी भी नोट्स अगर आप देखो तो आपको ये समरी याद हो जाए, ओके। ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहले में आपका क्या आ जाएगा, पहले में आएगा यहाँ पे आपका एस सी सी, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, ओके, क्रिस्टल। दूसरे में आएगा आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एफसीसी। अगर आप यहाँ पे एससीसी में देखोगे, तो एससीसी में आपके पास अगर आप रिलेशन देखोगे, तो रिलेशन क्या है आपके पास, ए इज इक्वल टू 2r। अगर आप बीसीसी में देखोगे, तो बीसीसी में रिलेशन क्या आपके पास, 4r इज इक्वल टू a√3 है, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे एफसीसी में देखोगे, तो एफसीसी में क्या है आपके पास, 4r a√2 है, ठीक है, करेक्ट। ये आपके पास वैल्यू दी है। अगर सपोज मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि अगर आपको यूनिट यहाँ पे अगर आपको कोई चेंज करके दे दिया जाए, ओके, तो आप ये यूनिट के बारे में भी लिख लो। अभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कभी कभी क्या होता है, यूनिट के चक्कर में बहुत बार कंफ्यूजन आपको होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ यूनिट आपको लिख के देता हूँ, ये ऐसा ही है, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। जैसे आपने 1 मीटर कंसिडर किया, 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में ले, तो यहाँ पे पिकोमीटर में ले, या फिर अगर आप सेंटीमीटर में लेते हो, ओके, तो सेंटीमीटर में क्या आता है आपका 1 मीटर का, ये आता है आपका 10⁻²² सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे 1 मीटर को यहाँ पे अगर आप मिलीमीटर में लेते हो, ओके, तो ये आ जाता है आपके पास 10⁻³ मिलीमीटर, करेक्ट। अगर आप 1 मीटर को यहाँ पे अगर आप माइक्रोमीटर में लेते हो, तो 10⁻6 माइक्रोमीटर आ जाएगा। अगर आप 1 मीटर को यहाँ पे अगर आप नैनोमीटर में लेते हो, तो 10⁻9 आ जाएगा नैनोमीटर, ओके। अगर आप 1 मीटर को अगर आपने यहाँ पे एम्पियर में कंपेयर किया, तो एम्पियर में क्या आ जाएगा, 10⁻10 अम्पेयर आ जाएगा। अगर आपने 1 मीटर को यहाँ पे पिकोमीटर में कंपेयर किया, तो 10⁻12 पिकोमीटर आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से कुछ यूनिट आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं। ये यूनिट इसके लिए मैंने प्रोवाइड किया क्योंकि अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, तो इस क्वेश्चन के बेस के ऊपर आपको
कुछ चीजें पूछी जाती हैं, यानी ये यूनिट अगर आपको कहीं कन्वर्जन आ गया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे आपको लिख के दी है। ओके, अभी यहाँ पे हमने जो रिलेशन पढ़ा उसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे क्या करोगे, इसका एक क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। ओके, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। तो यहाँ पे आपके पास बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि आपके पास एक लैटिस पैरामीटर दिया है, ओके, ऑफ एन एलिमेंट स्टेबलाइज इन द एफसीसी। ओके, यहाँ पे आपके पास फेस सेंटर आपको क्यूबिक क्रिस्टल दिया है, ओके, जिसके अंदर आप उसका वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, उसकी वैल्यू दी है ऑलरेडी 4.04 एम्पियर, और आपको यहाँ पे एटॉमिक रेडियस के साथ उसको कंपैरिजन यहाँ पे पूछा है। ओके, तो ये कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो, आपको पता है कि एफसीसी है, अगर आप इसका लैटिस पैरामीटर देखो, ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लैटिस पैरामीटर। ओके, अगर आप यहाँ पे लैटिस पैरामीटर में अगर आप देखते हो तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 4.04 एम्पियर, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे रेडियस को इसके साथ देखते हो, कंपेयर करते हो, तो रेडियस को कंपेयर आप कैसे कर सकते हो, वो होता है आपके पास रेडियस क्या होता है, अगर आप एफसीसी में देखोगे तो एफसीसी में हमने अभी निकाला था, उसकी जो वैल्यू थी आपके पास रिलेशन में, वो रिलेशन में वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास 4r इज इक्वल टू, ओके, ये आ रही थी a√2 आ रही थी, करेक्ट। अभी यहाँ पे आपके पास 4r इज इक्वल टू a√2 थी, करेक्ट। अभी इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, r इज इक्वल टू 4.04, r की वैल्यू यहाँ पे a की वैल्यू अपॉन यहाँ पे आपके पास 4√2, इस तरीके से अगर हमने लिखा तो जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आप देखो 4.04, √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो r की वैल्यू आएगी, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1.43 एम्पियर। ओके, और ये हो जाएगी आपकी r की वैल्यू, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है आपके पास करेक्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं, अगर आपको बीसीसी दिया जाए तो बीसीसी में भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको एससीसी दिया जाए तो आप एससीसी में भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके, तो ये आपको जो सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन आपको पूछा गया था, ओके, और एज लेंथ विद द रेडियस, या तो इसका आपने आंसर यहाँ पे निकाला। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर आपको रिलेशन पूछा जाए रेडियस, और अगर आपको एज लेंथ के बारे में अगर आपको रिलेशन पूछा, चाहे आपका एफसीसी हो, बीसीसी हो या फिर एससीसी हो, आप आसानी से किसी का भी जो क्वेश्चन आंसर है आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सभी का जो रिलेशन है उसमें किस तरीके से रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन है उसका फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। ओके, अभी यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट देखेंगे, ओके, दूसरा पॉइंट है आपके पास रैंक और द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम आपके प्रेजेंट रहते हैं, और उसका अगर रैंक आपको पूछा जाए तो आप रैंक किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक आपका क्यूब ले लेता हूँ, और क्यूब के आधार पर मैं आपको क्यूब के बेस पे आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन बहुत अच्छे से आपको समझेगी, और बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा पाऊंगा। ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, एक क्यूब है। ओके, अगर हम क्यूब को अगर हम वापस अगर हम देखें रैंक को अगर हम सबसे पहले यहाँ पे देखें सिंपल क्यूब में, ओके, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, ओके, अगर हम सबसे पहले सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर अगर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल देखें, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें पता है कि इसके अंदर टोटल आपके 8 कॉर्नर होते हैं, करेक्ट, ये एक दूसरा कॉर्नर, ये आपका तीसरा कॉर्नर, ये आपका चौथा कॉर्नर, ये आपका पांचवा कॉर्नर, ये आपका छठवा, ये आपका सातवां कॉर्नर, ये आपका आठवां कॉर्नर। ओके, इस तरीके से आपके पास टोटल 8 कॉर्नर है, ये आपको पता है, तो आप क्या करो यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है, एटम आर एट ओनली एट कॉर्नर। ओके, आप एट को यहाँ पे ओनली एट कॉर्नर आप लिखो। ओके, अगर आप सिर्फ यहाँ पे एटम को देखोगे तो सारे के सारे जो एटम है वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर के ऊपर। ये आपका पहला हो गया एटम, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा एटम, ये आपका चौथा एटम, ये आपका पांचवा,
ये आपका छठवां आइटम और ये आपका सातवां आइटम। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हो गए, यहाँ पे आपके कॉर्नर्स होंगे आपके पास 8 टोटल कॉर्नर हो गए। ओके, और अगर आप यहाँ पे एटम का कंट्रीब्यूशन देखते हो कॉर्नर के अंदर कि एक कॉर्नर के अंदर एक एटम आपका कितना कंट्रीब्यूशन करता है, तो आप इसको समझ सकते हो कैसे। तो यहाँ पे आप लिखो एटम कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर। ओके, तो एटम कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर अगर मैं आपको कहूं कि एक्स करता है तो आप पूछोगे कि कैसे एक्स करता है, मैं कहूं वाई करता है तो आप पूछोगे वाई कैसे करता है। ओके, तो सपोज मेरे पास एक एटम है, करेक्ट। एक एटम अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, ये आप मान लो एक एटम मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ये एटम नंबर ए। ओके, अभी सपोज आपके पास क्या है, एक जैसे आप क्या करो, एक बॉक्स ले लो। यहाँ पे आप कैसे इसको समझो, जैसे यहाँ पे आपके पास सिंपल क्यूब की बात करें तो ये आप इस तरीके से इसको अगर आप समझोगे तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी होगी। ओके, तो सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको मैंने एक कॉर्नर कंसिडर किया। ओके, ये मेरे पास क्या है, कॉर्नर है, और ये मेरे पास दूसरा कॉर्नर है, करेक्ट। अभी दूसरा कॉर्नर और पहला कॉर्नर आपको पता चल गया। अभी यहाँ पे क्या पूछा है कि एक कॉर्नर आपका कितना कंट्रीब्यूशन करेगा एक एटम के अंदर। ओके, तो ये यहाँ पे सिंपली आपका कैसे आप फाइंड करोगे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे आपका एक रूम आपका क्या है, ऊपर अवेलेबल है, करेक्ट। एक रूम आपका साइड में अवेलेबल है, करेक्ट। एक रूम आपका यहाँ पीछे अवेलेबल है, करेक्ट। एक रूम यहाँ पे इस साइड अवेलेबल है, यानी अपर डाउन लेफ्ट और राइट ये आपके पास है अवेलेबल। अब यहाँ पे देखो आपको चार तो दिख गए। अभी चार आपके कहाँ होंगे, चार आपके होंगे, आप देखो यहाँ पे आपका एक इस तरफ होगा, आपका एक सामने होगा और एक पीछे साइड होगा, करेक्ट। एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा। तो टोटल आप कितने एक एक एटम को आप टोटल कितने घरों से आप शेयर कर रहे हो, आप एक कॉर्नर को आप टोटल 8 घरों से शेयर कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि एक कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, आपका 1/8 होगा। ठीक है, ये हो गया फॉर किसके लिए, ईच कॉर्नर के लिए। ओके, यहाँ पे आप लिखो ईच कॉर्नर, यानी एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 1/8 कंट्रीब्यूशन है। अगर आप उसी तरीके से 8 कॉर्नर का यहाँ पे देखना चाहते हो, ओके, फॉर 8 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा आपका 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 1। ओके, तो 8 कॉर्नर का जो टोटल कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर, ओके, तो वो होगा आपका एक, जिसको हम लोग नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रैंक होगा वो आप रैंक लिख दोगे, तो इसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये होगा आपका 1 होगा। इसको हम क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे बीसीसी के अंदर देखेंगे कि इसका रैंक क्या आने वाला है। ओके, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। ओके, अगर आप बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर आप देखना चाहते हो कि आपका रैंक क्या होगा और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका एक इमेज है वो हम लेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से समझ के ले सकते हैं। ओके, तो बीसीसी यहाँ पे मैं लेता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे बीसीसी का स्ट्रक्चर लिया। ओके, अभी बीसीसी में आपको ये देखना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ एटम निकालने का एक फॉर्मूला होता है बीसीसी में, तो आप ये यहाँ पे लिख के रखो, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू आपका कॉर्नर कितने हैं, करेक्ट, और साथ में आपके पास कितने बॉडी सेंटर है वो, उसके ऊपर आपका ये पूरा डिपेंड करता है। आप आसानी से फिर इसको आप निकाल सकते हो। ओके, अगर आप यहाँ पे कॉर्नर देखोगे तो कॉर्नर कितने हैं, टोटल कॉर्नर आपके पास 8 है। ठीक है, और प्लस आपके पास बॉडी सेंटर कितना है, आपके पास एक बॉडी सेंटर आएगा इसके बीच में। अगर आप बॉडी सेंटर आप कैसे देखोगे, सपोज ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, इनके बीच में कितना आपका एक ही बॉडी सेंटर आने वाला है, करेक्ट। और एक एक किसी भी बॉडी सेंटर के लिए एक बॉडी सेंटर आपका आएगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर आप देखो
कि जो कॉर्नर कंट्रीब्यूशन होगा, ओके, कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/8, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 8 कॉर्नर ले रहे हो, ओके, तो 8 कॉर्नर का यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपका आएगा, ओके, 8 कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा आपके पास 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ, अभी अगर आप एटम निकालना चाहते हो तो एटम का आप कैसे निकाल सकते हो, आपके पास फॉर्मूला दिया है। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू आपका कॉर्नर कितना यहाँ पे शेयर कर रहा है कंट्रीब्यूशन, तो 1 प्लस आपका जो बॉडी सेंटर है वो कितना है आपके पास 1, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो अगर आप इसका रैंक यहाँ पे लिखना चाहते हो तो इसका रैंक क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, रैंक आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल भी कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा इन बीसीसी, ओके। तो इस तरीके से आपका रैंक यहाँ पे बीसीसी में पता चल गया। उसी तरीके से आप एफसीसी में भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम ये डालते हैं, टॉपिक डालते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, ओके। अगर आप यहाँ पे एफसीसी में देखना चाहते हो तो एफसीसी के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इमेज ले लेते हैं, ओके। अगर आप यहाँ पे एफसीसी में देखो तो एफसीसी में अगर आपको नंबर ऑफ एटम यहाँ पे निकालना है, ओके, तो एफसीसी में आप नंबर ऑफ एटम कैसे निकाल सकते हो, आपके पास एक फॉर्मूला होता है एफसीसी में नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए। वो फॉर्मूला होता है आपके पास कितने कॉर्बन कॉर्नर कंट्रीब्यूशन इसके अंदर एफसीसी के अंदर हो रहे हैं, प्लस आपके पास फेस सेंटर कितने हैं इसके अंदर, उसके ऊपर आपका ये डिपेंड करता है, ओके। तो फेस सेंटर प्लस आपके पास नंबर ऑफ कॉर्नर, तो आपके पास ऑलरेडी पता है कि नंबर ऑफ कॉर्नर कितने आपके पास 1/8 है, और सबका कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 1/8 का है, तो कॉर्नर कितने हो जाएंगे आपके पास 1 हो जाएंगे, प्लस आपके पास फेस कितने हैं आपके फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर, तो ये टोटल फेस कितने आ जाएंगे आपके पास, यहाँ पे देखोगे तो टोटल 6 फेज होते हैं, ओके, ये आपको पता है। उसके बाद अगर आपके पास टोटल 6 फेज है, ओके, करेक्ट, और यहाँ पे आपके पास अगर आप इसको अगर आप निकालोगे कि एक फेज कितना कंट्रीब्यूशन करता है इसके अंदर, तो इसके हिसाब से आप नंबर ऑफ एटम यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो इन पर यूनिट सेल। तो यहाँ पे आप अगर कंट्रीब्यूशन देखते हो, ओके, तो एटम कंट्रीब्यूशन, एटम कंट्रीब्यूशन फॉर यूनिट सेल एट फेस, ओके। तो फेस पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे सपोज मेरे पास क्या है, एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे कैसा है कि ये सपोज मेरे पास एक फेस एटम है, ये आपके पास ए हो गया और ये आपके पास बी हो गया, ये आपके कॉर्नर है, तो कॉर्नर से अभी हमें लेना देना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो आपके पास ये नीचे आपका एक कमरा है, ओके, यहाँ पे ऊपर एक कमरा है, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे ये कितना हाफ प्रोवाइड कर रहा है और ऊपर कितना हाफ प्रोवाइड कर रहा है, तो एक फेस एक एक आपका क्यूब के साथ वो कितना आपका ये कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो कंट्रीब्यूशन उसका कितना होगा, सिर्फ हाफ होगा, ओके। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हो कि अगर आपके पास टोटल 6 फेस है तो 6 फेस का जो कंट्रीब्यूशन होगा इसके अंदर, ओके, 6 फेस कंट्रीब्यूशन, ओके। तो 6 फेस का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 3, ओके। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि जो आपके पास एटम होंगे, ओके, वो एटम कितने हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे, ये हो जाएंगे आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू आपके पास 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ओके। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। और अगर आप इसका रैंक देखोगे तो इसका रैंक भी कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, ओके। इसको हम क्या करते हैं, ये कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने नंबर ऑफ जो एटम है या फिर रैंक है इसका, ये आपने निकाला कि किस तरीके से ये निकलता है। और अगर आप इसकी समरी लिखना चाहते हो तो आप इसकी समरी भी लिख सकते हो। अगर आप समरी के द्वारा इसको याद करोगे तो बहुत जल्दी आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, ओके। तो इसकी जो समरी है वो क्या आ जाएगी,
इसकी समरी इस तरीके से आएगी, यहाँ पे आप देखो। अगर आप एस सी सी में देखोगे, ओके, तो एस सी सी में इसका जो रैंक है, यहाँ पे हम रैंक लिख देते हैं। इसका जो रैंक है वो क्या है, आपके पास 1 है। अगर आप बी सी सी में देखते हो तो इसका जो रैंक है वो कितना है, 2 है। अगर आप एफ सी सी में देखोगे तो इसका जो रैंक है वो कितना है, आपके पास 4 है। अगर आप इसके अंदर कॉर्नर कंट्रीब्यूशन अगर आप यहाँ पे बात करो तो कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 इज इक्वल टू आपका 1। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, बीसीसी के अंदर कॉर्नर प्लस आपका बॉडी सेंटर, ठीक है, इज इक्वल टू आपका कॉर्नर कितना है आपका 1 प्लस बॉडी कितना है आपके पास 1 इज इक्वल टू आपका 2। अगर आप एफसीसी के अंदर देखते हो तो ये आ जाएगा आपके पास कॉर्नर प्लस आपका फेस, ठीक है, फेस कितना है आपके पास 3 है, तो 1 प्लस आपका 3 इज इक्वल टू आपका 4। तो इस तरीके से आपका जो समरी है वो हमने यहाँ पे लिखा है। अभी अगर मैंने आपको पूछा कि नंबर ऑफ एटम और या फिर रैंक के ऊपर अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिए तो आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, ओके, आप मुझे इसका आंसर आप मुझे बताओगे, ओके। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या पूछा है कि ए एक्स बी वाई क्रिस्टलाइज इन द एफसीसी लैटिस, ओके। यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट तो मिल गया, एफसीसी के अंदर है। विथ एटम ए ऑक्यूपाई एवरी कॉर्नर एंड एटम बी ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि इसके अंदर से करेक्ट कौन सा हो गया, ओके। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर आपके पास ए एक्स और बी वाई दिया है, ठीक है, जिसके अंदर से जो ए है वो क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है कॉर्नर को, ठीक है, और जो आपके पास बी है ये ऑक्यूपाई कर रहा है आपका फेस को, ठीक है। अगर आप कॉर्नर की बात करोगे तो टोटल आपका एफसीसी के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं आपके पास, 8 होते हैं, और उनका हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है आपका 1/8, तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हो जाएंगे आपके पास 1। अगर आप एफसीसी की बात करो तो एफसी फेस की बात करो तो नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ होता है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ए कितना है आपके पास 1 है, बी कितना है आपके पास 3 है, ठीक है। तो A1 B3 कहाँ पे है आपको दिख रहा है, A1 B3 इज ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल आते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा आपको सोचना है कि ये क्या पूछा है। अगर आप सही में अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होंगे तब जाके आप बहुत आसानी से, आप मुझे बताओ इसके अंदर 1 मिनट भी नहीं लगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था इसके लिए मुझे यहाँ पे टाइम लगा, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप 10 सेकंड में ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो आपको। और इसके अंदर ये भी नहीं है कि आपका रॉन्ग जाने का चांसेस होगा, इसमें रॉन्ग भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन और भी हम करते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सबसे पहले सॉल्व करोगे। मैं आपको 5 सेकंड का यहाँ पे पॉज दूंगा, आप वीडियो को पॉज करो, ओके। आप मुझे जो आंसर है उसका आप टाइप करो, और टाइप करके आप मुझे क्या भेजो, उसका कमेंट करके आप मुझे भेजो, ओके। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अभी यहाँ पे देखो आपके पास एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ओके। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि अ कंपाउंड ऑफ एम और एक्स, यानी आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें एम और एक्स है, ओके। ये आपको किसके अंदर पूछा है, ये पूछा है आपको क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। क्यूबिक यूनिट सेल यानी एक सिंपल सा आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। एम एटम हैज द कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर पोजीशन, ठीक है। आपके पास एम क्या है, आपके कॉर्नर के ऊपर बॉडी सेंटर के अंदर है, ओके, यानी आपको बीसीसी के अंदर ये एम पूछा है। और एक्स आइटम जो पूछा है वो किसके अंदर पूछा है, आपको फेस सेंटर के अंदर पूछा है, ठीक है। और आपको इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपको पूछा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे आप बीसीसी लिखोगे, ठीक है। बीसीसी के अंदर आप अगर आप ध्यान से देखो तो बीसीसी के अंदर जो आपका एम है, ओके, एम कहाँ पे है आपका, एम है सारा का सारा कॉर्नर के अंदर, ठीक है, करेक्ट। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है आपका 1/8, कितने कॉर्नर होते हैं आपके 8, तो ये कितना हो गया आपका 1 हो गया। अगर आप एक्स देखोगे तो एक्स क्या है आपका फेस सेंटर पोजीशन है, ओके। आपका एक्स एटम आर एट द फेस सेंटर पोजीशन ऑफ द क्यूब, ओके।
तो x कहाँ पे है? आपके फेस सेंटर के ऊपर है। अभी अगर यहाँ पे अगर आप इसके अंदर फेस सेंटर देखते हो, ओके, तो फेस सेंटर कहाँ कहाँ पे आपके कितने टोटल फेज होते हैं? आपके 6 होते हैं, करेक्ट, 6 फेज होते हैं। अगर यहाँ पे 6 फेज है, तो अगर इनका कंट्रीब्यूशन कितना है आपका, हर एक का 1/2 है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास? 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3 यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो गए, करेक्ट। यहाँ पे आप ये बताओ m का कितना है आपके पास? 1 है। x का कितना है आपके पास? 3 है, ठीक है। ये आपका कंट्रीब्यूशन आया। तो m1 x3 ये आपके पास कंट्रीब्यूशन आया। अभी यहाँ पे आपके पास एक और क्वेश्चन में पूछा गया है कि m1 x3, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? m1 x3 आएगा इस तरीके से, ओके। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपके पास? राइट है, क्योंकि m1 x2 आपका सेकंड वाला भी ऑप्शन था, और जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो क्या आएगा आपका? m1 x3 आएगा। तो उसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास? m1 x3 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत प्रॉपर तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा, ओके। अभी यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होगा आपका पैकिंग फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन, ओके। सबसे पहले हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये छोटा सा पॉइंट है, अब बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा, ओके। अभी हम यहाँ पे ये जो तीसरा पॉइंट आपको दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड डिस्टेंस बिटवीन एटम, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हम लोग देखेंगे तीनों के अंदर, चाहे आपका बॉडी सेंटर हो, फेस सेंटर हो, या फिर आपका सिंपल क्यूबिक हो। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे जो आपका सिंपल क्यूबिक है उसके अंदर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। अभी एक बात यहाँ पे ये जान लो आप कि अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर और डिस्टेंस बिटवीन एटम देखना चाहते हो ना, तो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा हर एक के लिए डिफरेंट यहाँ पे है। जैसे आपने अलग अलग चीजें अभी तक 2 पॉइंट पढ़े थे, वो 2 पॉइंट इतने ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, इतना ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन ये वाले पॉइंट के अंदर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी ये इसमें ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर आप यहाँ पे देखो, ओके, सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक ये लेता हूँ, क्यूब लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? एक क्यूब है, सिंपल क्यूब दिया है मेरे पास, करेक्ट। अभी मुझे आप बताओ, ये सिंपल से क्यूब के अंदर इसका अरेंजमेंट आप अलग अलग कर सकते हो। इसके अरेंजमेंट में हम किस तरीके से इसका अलग अलग अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं? आप देखोगे, आप दो तरह से अरेंजमेंट इसका हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे सपोज इसको मैंने इस तरीके से रखा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एक अरेंजमेंट हो गया, और दूसरा अरेंजमेंट आपका इस तरीके से कुछ होगा, 1 2 3 4 5। ये देखो, ये आपके पास दो टाइप का अरेंजमेंट है, ओके। ये अलग पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे आप बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपका जो एटम होता है, एटम का अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। और उसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर कितना वॉइड है और कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है। इस तरीके से हम ये सारी चीजें देखते हैं, ओके। अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा बस क्या बेसिक सारी चीजें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको एज अ कॉर्नर या फिर एज अ सेंट्रल आइटम इसको मैं कंसीडर करता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि ये वाले, अगर ये वाले एटम को मैंने ये कंसीडर किया, तो इसके नियरेस्ट में कौन कौन से एटम है? सबसे नियर ये वाला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा, ओके। ये आपको इसके अंदर मिला। अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको अगर सब ये करता हूँ, एक सेंट्रल आइटम लेता हूँ यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, एक सपोज एकदम कॉर्नर इसको मैंने रखा, प्लेस किया। अभी इसके अगर मैंने नियर आपको बोला, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 आ गए, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। इस तरीके से आपको यहाँ पे हेक्सागोनल मिल जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आपको टोटल कितने आपको नंबर ऑफ नियरेस्ट आइटम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिल रहे हैं?
टोटल 6, और पहले वाले में कितने, सिर्फ आपको 4 देखने के लिए मिल रहे थे। तो यही सारी चीजें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर में फाइंड करनी रहती है। अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो यहाँ पे, द नंबर ऑफ एटम टच अ पर्टिकुलर एटम एट इट्स नियरेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो भी एटम आपका है वो एटम कितने आसपास के नियरेस्ट एटम के साथ टच है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ओके, तो ये आपको पता चल गया। अभी अगर हमें सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का अगर हमें नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर जो कितने एटम अटैच होते हैं एक सिंपल से क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर, ये अगर अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो आपका एक जो सिंपल सा एक क्यूब होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सिंपल से क्यूब को अगर आप ड्रॉ करते हो तो सिंपल सा आपका जो क्यूब होता है वो किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके का आपका क्यूब देखने के लिए मिलता है। करेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक क्यूब को इस थोड़ा सा अलग तरीके से ड्रॉ करता हूँ, आप मुझे देखना, ठीक है। अभी यहाँ पे सपोज ये क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये सेंटर ले रहा हूँ। ओके, अगर ये मेरे पास सेंटर है तो आप मुझे बताओ कि ये अभी कितने से यहाँ पे अटैच है। तो टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन, टोटल नंबर ऑफ जो नियरेस्ट इसके पास जो एटम होंगे वो प्रॉपर डिस्टेंस के अंदर वो टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। करेक्ट। अगर आप इसको टेबल में समझो ना, इसको थोड़ा सा एक तरह से कहें कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर बड़े साइज में अगर आप देखते हो ना तो आपको बहुत प्रॉपर समझेगा। मैं आपको बड़े साइज में यहाँ पे इसके नीचे आपको बना के दिखाऊंगा। अभी क्या करो, ये आप इसको लिख के रखो, ये एक छोटा सा मैं टेबल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एटम, ओके, और यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ एटम, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सबसे पहला लिखोगे आपका नियरेस्ट एटम, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट आपका कौन सा आएगा, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ओके, नियरेस्ट। अगर आप यहाँ पे नियरेस्ट एटम देखते हो तो नियरेस्ट एटम कौन सा है आपका, ए है, ओके। और नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा होगा आपका, ए रूट बाई टू। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा होगा आपका, ए रूट थ्री, ठीक है। नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसके अंदर, 6। इसके अंदर कितने हो जाएंगे आपके पास, 12। और इसके अंदर कितने हो जाएंगे आपके पास, 8। ये बस अगर आप याद रखते हो तो ये आपके लिए बस काफी है। अभी मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि किस तरीके से ये मैंने ये पूरा जो टेबल है वो मैंने बनाया है। और ये टेबल के अंदर जो मैंने नंबर ऑफ एटम लिखे हैं ना, नियरेस्ट एटम, वो कैसे मैंने लिखा है वो आपको समझेगा बहुत क्लियर तरीके से। ओके, सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ ताकि आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ, एक सेकेंड में स्केल लेके आता हूँ, स्केल की मदद से बहुत प्रॉपर तरीके से बनेगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी आपको बहुत क्लियर तरीके से समझेगा। ओके,
अभी यहाँ पे जैसे सपोज मैं क्या करता हूँ, ये मेरा एक सेंट्रल आइटम कंसीडर करता हूँ, ओके। अभी ये सेंट्रल आइटम के नियरेस्ट कौन कौन सा है, आप एक ये है, एक ये है, करेक्ट, दो, ये आपका तीसरा, करेक्ट, ये आपका चौथा, ये पांचवा, ये छठवा। तो इस तरीके से आपके नियरेस्ट छह है, ये आपका नियरेस्ट हो गया। और नियरेस्ट छह मतलब सभी का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो सभी का बॉन्ड लेंथ कितना है, आपका ए है, ओके। तो ए होने के कारण नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, आपके ए होंगे। उसके बाद हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे इसका जो फेस डायगोनल होता है उसके बारे में हम देखेंगे, ओके। फेस डायगोनल क्या है, फेस डायगोनल का जो डिस्टेंस बिटवीन एटम है वो है ए√2 है, ओके। अभी यहाँ पे फेस डायगोनल कितने होते हैं, जैसे सपोज अगर आप कोई क्यूब लेते, ओके, यहाँ पे अगर सपोज कोई क्यूब अगर आप लेते हो ना इस तरीके से, तो इस क्यूब के अंदर आपको पता है कि आपके टोटल कितने हैं, छह फेस है। एक फेस के अंदर अगर आप देखोगे कि एक फेस के अंदर टोटल आपके जो फेस डायगोनल होते हैं वो एक दो, एक फेस के अंदर यहाँ पे आपका तीन चार, ठीक है, यहाँ पे आपका पाँच छः, यहाँ पे आपका सात आठ, यहाँ पे आपका नौ दस, यहाँ पे आपका 11 12, इस तरीके से टोटल आपके 12 आपको देखने के लिए मिलते हैं फेस डायगोनल। अगर आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट चले जाते हो तो जिसको हम लोग कहते हैं, ओके, ए रूट यहाँ पे 3 आएगा, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो, जिसको हम लोग कहते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल अभी जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको इरेज करता हूँ, ओके, एक सेकेंड, मैं इसको क्या करूंगा, वापस बनाता हूँ इसको इरेज करके। अभी बॉडी डायगोनल में आप कैसे पहचानोगे, देखो ये हम क्या कर रहे हैं, एक क्यूब बना रहे हैं, क्यूब प्रिपेयर किया हमने। अभी बॉडी डायगोनल आप कैसे पहचानोगे, बॉडी डायगोनल क्या होता है, सपोज ये है और ये है, अगर आप ए और बी को अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो ये क्या हो गया, आपका एक बॉडी डायगोनल हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सी को और डी को यहाँ पे कनेक्ट करते हो तो ये एक आपका बॉडी डायगोनल हो गया, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे ई को, ओके, और यहाँ पे अगर आप एफ को कनेक्ट करते हो तो ये एक बॉडी डायगोनल हो गया, करेक्ट। यहाँ पे अगर आप जी को और यहाँ पे अगर आप एच को कनेक्ट करते हो तो ये एक बॉडी डायगोनल हो गया, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको चार बॉडी डायगोनल मिले इस साइड से। लेकिन सपोज अगर आप इसका अपोजिट करोगे तो इसके अपोजिट में भी आपको चार बॉडी डायगोनल मिलेंगे, करेक्ट। यानी आपने क्या किया, सपोज ये आपका घर है, ओके, ये ऊपर की फ्लोरिंग है और ये नीचे की फ्लोरिंग है। आपने क्या किया, ये फ्लोरिंग आपने लिया, ये फ्लोरिंग में आपने क्या किया, ये कोने को आपने इस कोने से जोड़ दिया, करेक्ट। ये वाले कोने को आपने क्या किया, इस कोने से जोड़ दिया, दोनों कोने हो गए, करेक्ट। अभी मुझे बताओ ऊपर कितने चार कोने होते, यानी इस तरीके से आपको इधर भी चार कोने देखने के लिए मिलते हैं। अभी अगर मुझे बताओ ये कोना अगर मुझे जोड़ना रहेगा चारों का तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो होगा इसके साथ जोड़ूंगा और ये वाला यहाँ पे होगा इसके साथ जोड़ूंगा, ओके। ये तो हो गया एक साइड का। अगर आपको सिर्फ नीचे भी आपको चार दिए होंगे और ये साइड में भी आपको चार दिए होंगे तो साइड के भी तो चार जोड़ने पड़ेंगे ना। तो इस तरीके से आपके टोटल जो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे बनेंगे वो कितने बनेंगे, आपके 8 यहाँ पे बनते हुए देखने के लिए मिलेंगे, ओके। अभी हम बात करेंगे बॉडी सेंटर के अंदर आपका नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो यहाँ पे आप डालो बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, ओके। अभी बॉडी के अंदर किस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला जो डायग्राम है इसको हम वापस बनाते हैं। और ये वाला क्या हम इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बनाने का ये नहीं होगा, इसको हमने किया कॉपी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अगर आप ये वाले डायग्राम को यहाँ पे देखो, ओके, अगर आप यहाँ पे ये डायग्राम को अगर वापस देखो, बॉडी डायगोनल क्या होता है कि बॉडी डायगोनल के अंदर आपको दिया होता है क्या, आपके पास होता है एक जो नियरेस्ट होता है, ओके। उसके बाद आपका बॉडी डायगोनल के आपका एक होता है फेस डायगोनल, ओके। उसके बाद होता है आपका बॉडी डायगोनल और उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपका a√2, ठीक है। यानी आप डिवाइड कर रहे हो जिसको सिंपली आप बॉडी डायगोनल को आप दो भाग में डिवाइड कर रहे हो, तब जाके आपको ये सबसे नियरेस्ट वाला यहाँ पे पार्ट आपको मिल रहा है। अगर आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकालना चाहते हो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरीके से आएगा आप थोड़ा सा देखो, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते हो, ओके,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे फाइंड कर सकते हो? जैसे सपोज ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास ए है, ठीक है। अगर आपको ए रूट, सपोज ए की वैल्यू कुछ भी दी है, अगर एक दी है, करेक्ट। अगर आपको यहाँ पे ए रूट टू की वैल्यू निकालनी है तो ए यानी 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग आप करोगे, रूट टू का 141, करेक्ट। अगर आपको ए रूट थ्री दिया है तो आप क्या करोगे, समथिंग मल्टीप्लाई करोगे 1.71, ठीक है। अगर आपको ए रूट टू अपॉन टू दिया है तो आप क्या करोगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1.4.1 अपॉन टू। तो सबसे जो छोटा वैल्यू आएगा और सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है, करेक्ट। सबसे स्मॉल ज्यादा होगा ये, और सबसे ज्यादा जो लार्ज वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, आपकी एक की होगी, ओके। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे नियरेस्ट जो रहेगा वो कौन सा होगा, आपका ए अंडर रूट टू बाय टू का सबसे पास में रहेगा। तो इस हिसाब से आप जो कोऑर्डिनेशन नंबर का ऑर्डर है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा आपके पास, ए रूट टू अपॉन टू, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ए, फिर ए रूट टू आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए रूट थ्री। तो ये क्या हो गया आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो ये कितने होते हैं वो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप टेबल बना सकते हो। टेबल में आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, टेबल में आपको यहाँ पे लिखना है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एटम, ओके। और यहां पे आपको लिखना है नंबर ऑफ एटम, ठीक है। अभी यहां पे आपको क्या लिखना है, यहां पे आपको लिखना है नियरेस्ट, नियरेस्ट डिस्टेंस, करेक्ट, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद यहां आ जाएगा आपका नेक्स्ट नियरेस्ट, ओके, करेक्ट। यहां पे आ जाएगा आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, करेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएगा आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस लिखना चाहते हो तो डिस्टेंस बिटवीन एटम क्या हो जाएगा, नियरेस्ट एटम कौन सा है आपका, सबसे ए रूट टू बाय टू है, करेक्ट, ये आ जाएगा सबसे पास में। उसके बाद है आपका नियरेस्ट ए हो गया, देन उसके बाद आपका ए रूट टू हो गया, उसके बाद आपका ए रूट थ्री हो गया, ओके। अगर आप इसका नंबर ऑफ एटम देखना चाहते हो तो नियरेस्ट एटम क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ए कितना है आपका 6 है, ए रूट टू कितना है आपके पास 12 है, और ए रूट थ्री कितना है आपके पास 8 है। तो इस तरीके से आपका ये जो टेबल है आप क्या करोगे, टेबल आपको बनाना है, हर एक के अंदर टेबल आपको बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉडी सेंटर का। अभी हम देखेंगे जो फेस सेंटर है उसका, यहाँ पे हम देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, ओके। अगर आप फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल यहाँ पे देखना चाहते हो तो इसको भी आप बहुत आसानी से देख सकते हो। सिंपली आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास इसका स्ट्रक्चर है, इसको स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे हमने किया कॉपी, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, आके यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप ये स्ट्रक्चर को देखो तो इसके अंदर अगर आप फेस सेंटर की बात करते हो, ओके, तो फेस सेंटर में कैसा है कि आपके पास यहाँ पे सबसे जो एक तरह से नियरेस्ट होता है, सबसे नियरेस्ट क्या होता है आपके पास यहाँ पे, एक तरह से आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ऑर्डर लिख लो, ठीक है। फिर ऑर्डर को हम लोग क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। सबसे पहले आपका ए आएगा, फिर ए रूट टू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए रूट थ्री आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए रूट टू अपॉन टू, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए रूट थ्री, ओके, ए रूट थ्री अपॉन टू आ जाएगा, करेक्ट, ये वैल्यू आ जाएगी। अभी यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे मैं बोलूँ कि इसकी अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड करो तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कैसे आप फाइंड करोगे कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं उसके हिसाब से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका डिफाइन होता है, ओके। अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना चाहते हो तो जो आपके पास यहाँ पे ए रूट टू अपॉन टू है इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1.141 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसके बाद आएगी आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू,
जो होती है आपके पास 1। उसके बाद आएगी आपके पास a √3/2 की वैल्यू जो होती है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी, जो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है आपके 3 से ज्यादा होता है, तो ऐसे ही आपका जो वैल्यू आएगा वो 1 से ज्यादा ही आने वाला है, करेक्ट। उसके बाद आ जाएगा आपका a√2 आ जाएगा, यानी 1 × करेक्ट। उसके बाद आ जाएगा आपके पास यहाँ पे a√3 आ जाएगा, जो वैल्यू होती है आपके पास 1 × 1.71। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये है, ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, करेक्ट। ये आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये नंबर ऑफ एटम कितना आ जाएगा, a√2 का, a√2/2 का 12 है, a का कितना है 6 है, ओके, a√2 का कितना है आपके पास 12 है। ठीक है, और a√3 का कितना है आपके पास 8 है। तो a√3/2 का कितना हो जाएगा आपके पास 24 हो जाएगा। इसमें देखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए आप, मैं यहाँ पे जो आपको लिखवा रहा हूँ वो आप क्या करो, यहाँ पे लिख के रखो, और ये सारी चीजें आपको बहुत काम आएगी। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको ये सारी चीजें आपको पहले से प्रोवाइड करो, ओके। ये आपका क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सबसे नियरेस्ट हो गया। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो गया, ओके, नेक्स्ट टू नियरेस्ट हो गया। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नियरेस्ट हो गया। ये आपका हो गया नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नियरेस्ट हो गया। यहाँ पे आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नियरेस्ट, ओके। इस तरीके से आपको ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये पॉइंट भी आपका कवर हो गया। अभी एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका डेंसिटी का। तो ये हम देखते हैं कि जो आपका फोर्थ पॉइंट है डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ, चाहे आपका सिंपल क्यूबिक हो, बॉडी सेंटर हो, या फिर फेस सेंटर हो, अगर आपको डेंसिटी निकालने के लिए आए तो आप कैसे फाइंड करोगे, ओके। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालो, डेंसिटी ऑफ SCC, BCC, ओके, और FCC। तो ये आप, अगर आपको डेंसिटी निकालने के लिए आए तो आप कैसे डेंसिटी निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो डेंसिटी निकालना बहुत सिंपल है। डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर आप डेंसिटी का फॉर्मूला भी ध्यान रखते हो तो आप आसानी से डेंसिटी निकाल सकते हो, ओके। डेंसिटी का फॉर्मूला है आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। अगर आप यहाँ पे डेंसिटी निकालना चाहते हो सिर्फ यूनिट सेल के लिए, क्योंकि हम यूनिट सेल के बारे में ही पढ़ रहे, तो उसका भी आप निकाल सकते हो। उसका एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, और मतलब एक तरह से हम फॉर्मूले को थोड़ा सा क्या करेंगे, एक तरह से चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ओके। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल, करेक्ट। और नीचे आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इस तरीके से आप यूनिट सेल का भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डेंसिटी निकाल सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। तो ये आपको बहुत, मतलब एक तरह से मॉडिफाई जो फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पे हमने दिया है, ओके। अभी यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है इसको समझना होगा, बाद में हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है उस, वो क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मास ऑफ यूनिट सेल, ओके। अब ये मास ऑफ यूनिट सेल क्या होता है ये थोड़ा सा आप समझो, ओके। तो मास ऑफ यूनिट सेल होता है आपका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ओके, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एन एटम, जो होता है आपका Na वैल्यू, ओके। तो ये आपका क्या होता है यहाँ पे, और ये जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और मास ऑफ एन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Na से। ये सारा आपको जो Na की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है मास ऑफ यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखना चाहते हो, ओके, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये क्या होता है आपका ए का क्यूब होता है, ओके, ए का क्यूब रूट।
तो ए का क्यूब क्या होता है, आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है, मास क्या होता है आपका, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एन एटम। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले को हम अगर यहाँ पे अगर हम डाल दे इसके अंदर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के अंदर, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपका, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, जेड मल्टीप्लाई बाय एम। ओके, और एम में क्या है आपके पास, वन सिंगल एटम के लिए हम मास ले रहे, ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल डेंसिटी का फॉर्मूला है फॉर यूनिट सेल के लिए। तो आप इसको क्या करो, बॉक्स बना के रख लो, इंपॉर्टेंट करके रख लो, क्योंकि इसी के ऊपर आपको क्या करने हैं, सारे के सारे जो न्यूमेरिकल होंगे या फिर सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे आपको सॉल्व करने होंगे। एक क्वेश्चन भी आपको दूंगा वो इसी के ऊपर आपका सॉल्व होगा। अभी यहाँ पे अगर मैं सपोज आपको कहूं कि अगर आप डेंसिटी को, सेम यहाँ पे आपको डेंसिटी दी है, ओके, अगर आपको मैं डेंसिटी को कहूं कि आप ए एम यू में निकालो, ओके, तो आप कैसे फाइंड करोगे, ए एम यू में अगर आपको डेंसिटी पूछी जाती है तो जेड मल्टीप्लाई बाय मास हो जाएगा, मास की जो यूनिट होगा वो ए एम यू में लेना है आपको। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, ए का क्यूब है तो, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई आप किसको करोगे, यहाँ पे आप किसी को नहीं, क्योंकि ए एम यू में पूछा है ना, तो ए एम यू में आप किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास ए एम यू का आ गया। अगर आपको डेंसिटी पूछा जाता है ग्राम में, ग्राम पर मोल में, ठीक है, ग्राम मोल पर इनवर्स में अगर आपको पूछा जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, जेड मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, ए का क्यूब मल्टीप्लाई बाय एन ए। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। आपका जो मास होगा वो मास किस में होगा आपका, ग्राम पर मोल इनवर्स में होगा, और जो आपका एन ए होगा वो होगा आपका मोल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मोल और मोल कट हो जाएगा, यहाँ से आपका ग्राम और ग्राम कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारी चीजों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक मैं आपके पास क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा पढ़ो, ओके, समझो, और उसके बाद क्या करो, इसको आप सॉल्व करो। मैं भी यहाँ पे सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी साथ साथ क्या करो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से है, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर क्या पूछा है कि पोलेनियम इज द ओनली मेटल नोन टू एग्जिस्ट इन द सिंपल क्यूबल लैटिस। ओके, यहाँ पे आपको किसके अंदर पूछा है, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर पूछा है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द पोलेनियम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मेजर टू बी द 10 ग्राम पर सी एम क्यूब। ओके, द एटोमिक रेडियस ऑफ पोलेनियम वुड बी, आपको क्या करना है यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी रेडियस आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, एज्यूम द मास विल बी द 2.7 इंटू 10⁻²² ग्राम, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको डेंसिटी का फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपको ग्राम में दिया है, तो ग्राम में डेंसिटी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा जेड इंटू एम, यहाँ पे आ जाएगा ग्राम पर मोल इनवर्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए का क्यूब मल्टीप्लाई बाय एन ए, यहाँ पे आ जाएगा मोल। ओके, ये वैल्यू आ गई। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपके पास क्या क्या वैल्यू दी है, यहाँ पे आपके पास डी की वैल्यू दी है जो है आपके पास 10 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। आर की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एस एस सी सी देखोगे तो एस सी सी के अंदर जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे एस सी सी का अगर आप नियरेस्ट एटम देखोगे तो जिसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, ए इज इक्वल टू 2 आर होती है, करेक्ट। ये आपके पास वैल्यू होती है, सारी वैल्यू यहाँ पे आपके पास मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई, जेड की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास जो मेन यहाँ पे वैल्यू है वो आपको निकालनी है, किसकी, वो निकालनी है आपके पास ए की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ओके, कि ए आर की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, करेक्ट। तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, सारी की सारी जो वैल्यू आपके पास मिली है वो आप यहाँ पे पुट कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय मास कितना है आपके पास, मास है आपके पास 2.7 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम दिया है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास ग्राम पर मोल इनवर्स आपको दिया है। ठीक है, नीचे आपके पास ए की वैल्यू दी है 2 आर का क्यूब
मल्टीप्लाई बाय एन ए की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, एन ए की वैल्यू होती है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल यहाँ पे आपको दिया है ना, तो एन ए की वैल्यू आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक तरह से कट कर सकते हो, या फिर एन ए की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो आप उसको भी लिख सकते हो। वो होता है आपके पास 1.627 इंटू 10⁻⁻27 होता है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मोल था, मोल और मोल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जो आपके पास फाइनल वैल्यू मिलेगी, जैसे 2r का क्यूब है ना यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी आपके पास, 2.7 इंटू 10⁻⁻22 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपके पास मिलेगा। और डी की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी आपकी, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10। ओके, तो ये आ जाएगा 10 cm क्यूब, ग्राम और ग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा। ओके, तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 ग्राम है, तो ये कट हो जाएगा, करेक्ट। तो आपके पास 2r का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा आपके पास 2.7 इंटू 10⁻⁻22 मल्टीप्लाई बाय 10 cm क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, अगर आप 2.7 को, तो ये 27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻22। ओके, यहाँ पे आ जाएगा cm का क्यूब, ये आ जाएगा 2r का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 2r का क्यूब करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 8r का क्यूब इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻22 cm का क्यूब आ जाएगा। आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻22 cm का क्यूब डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 16 8 3 24, 3 पॉइंट, फिर उसके बाद यहाँ पे 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास, 3 बचा, 8 8 चुके 8 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3.3 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये वैल्यू आ गई। और इसको अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हो तो क्या आ जाएगी यहाँ पे आपके पास वैल्यू, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम चेक करेंगे, 3.3 समथिंग आ रहा है। ओके, तो 3.3 आएगा, अगर आप इसको ये करोगे तो, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ये आपको यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 3.3 इंटू 10⁻⁻23। ओके, यहाँ पे आपका सेंटीमीटर क्यूब, अगर आप यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब हटाते हो तो, सेंटीमीटर क्यूब हटाते हो तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा, एक सेकेंड आपका, तो अगर आप सेंटीमीटर को अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करते हो मीटर में, या फिर अगर आप कन्वर्ट करते हो इसको माइक्रोमीटर में, ठीक है, तो या फिर सेंटीमीटर में, माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ये हो जाएगा आपके पास 13 एंगस्ट्रॉम, करेक्ट। अभी ये वापस अगर आप कन्वर्ट करते हो यहाँ पे, एक सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से माइनस किया आपने 0 पॉइंट, यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से ऑप्शन जो है ना, ये वाला 3.3 आएगा। ओके, 3.3 एमस्ट्रॉन आएगा, जो आई थिंक मेरे हिसाब से ये राइट ऑप्शन लग रहा है। आप एक बार क्या करोगे, चेक करोगे और इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने ये जो पूरा डेंसिटी था वो सीखा, अभी लास्ट में यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी है और पैकिंग फ्रीक्वेंसी है, वो वाला पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। वो एक तरह से क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं 110%। ओके, तो यहाँ पे आप लास्ट वाला हेडिंग डालो, हेड पांचवा पांचवा पॉइंट है आपका पैकिंग फ्रैक्शन और आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन। ओके, तो ये एक तरह से क्या है आपके लिए लास्ट और इम्पॉर्टेंट भी है,
इंपॉर्टेंट क्योंकि है क्योंकि इसके अंदर हम लोग पैकिंग देखते हैं कि आपका बीसीसी के अंदर कितना स्पेस पैक है और कितना आपका खाली है। उसके साथ एफसीसी में देखते हैं हम कि कितना खाली है और कितना पैक है। और इसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, हम करेंगे, ऐसा है कि नहीं करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्यूब लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने एक क्यूब लिया। ओके, अगर ये क्यूब में अगर हम बात करें कि जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे आपके पास, सबसे पहला पॉइंट है आपका एस सी सी, यानी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, अभी अगर आप एस सी सी के अंदर अगर आप देखोगे तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आप लिखो। ठीक है, इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ओके, पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एन ईच एटम। ओके, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग सभी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है ये हम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ओके, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना है आपका 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है, 1 एटम का वॉल्यूम कितना है यहाँ पे आपका, वो है आपके पास 4/3 पाई आर का क्यूब। करेक्ट, अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे अगर आप क्यूब देखना चाहते हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका ए का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अभी ये जितने भी आपके पास यहाँ पे आपके पास पॉइंट मिले हैं वो सारा का सारा पॉइंट आप क्या करो, फॉर्मूले के अंदर डाल दो। तो पैकिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना है आपके पास 1 है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एन ईच एटम कितना है 4/3 पाई आर का क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ एन एटम कितना है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कितना है आपका ए का क्यूब है। करेक्ट, ये हो गया। अगर आप यहाँ पे निकालना चाहते हो किसके लिए, इसके लिए निकालना चाहते हो, आप एससीसी के लिए निकालना चाहते हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे एससीसी में ए की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, ए का क्यूब। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास पता है, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2r होती है। ठीक है, करेक्ट, तो सिंपली यहाँ पे आप निकाल सकते हो, यहाँ पे यूजिंग ये फॉर्मूला, यहाँ पे यूजिंग ये डाटा 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई, ओके, आर क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे ए की वैल्यू है आपके पास 2r का क्यूब है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4/3 पाई आर का क्यूब आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय आर का क्यूब। करेक्ट, यहाँ से आपका डिवाइड हो जाएगा 4 से 8, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास पाई आप आर का क्यूब डिवाइडेड बाय और 2 आर का क्यूब कट, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपके पास पाई/3। ओके, पाई/6 बचेगा। करेक्ट, क्योंकि ये 3 भी तो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, पाई/3 यानी 3.14 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0.52। ओके, ये वैल्यू बचेगी आपकी पैकिंग फ्रैक्शन की। तो ये वैल्यू कौन सी हो गई आपकी पैकिंग फ्रैक्शन की। अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। पैकिंग एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, पैकिंग एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला है आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आपके पास 0.52 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 52%। ओके, ये आपका पैकिंग एफिशिएंसी है फॉर फॉर
SCC का। ओके, तो इसको भी हम क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, ताकि अगर आप कभी पढ़ो, अगर आप नोट्स को कभी प्रिपेयर करो, तो आप आसानी से ये सारी चीजों को आप लिख सकते हो। ओके, ये हो गया आपका SCC का। उसी तरीके से हम BCC का भी निकालेंगे। BCC का हम निकालते हैं, यहाँ पे हम ये डालते हैं, पॉइंट डालते हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। ओके, अगर आप बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल की बात करो, तो इसमें भी अगर आप यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन का यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल देखते हो, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, अगर आप BCC की बात करो, तो BCC में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या है आपके पास, 2 है। अगर आप वॉल्यूम ऑफ वन एटम की बात करो, तो वो क्या है आपके पास, 4/3 पाई आर का क्यूब है, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करो, तो ये क्या है आपके पास, ए का क्यूब है। ओके, अगर ए की बात करो यहाँ पे, और इसके अंदर अगर आप BCC के अंदर बात करो, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, ए इज इक्वल टू 4r/√3 है, करेक्ट। 4r/√3 है, ये आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे आप क्या करो, जो वैल्यू आपके पास आई है वो आप पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8/3, ये आ जाएगा आपके पास पाई आर का क्यूब, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4r/√3 का क्यूब आ जाएगा। ओके, अभी इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास 8 पाई आर का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 64 आर का क्यूब। ओके, ये आ गया। और ये आप मल्टी नीचे क्या है आपका √3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3√3 आ जाएगा, करेक्ट। इस तरीके से वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आप क्या करो, सिंपली इसको अगर आप ये करना चाहते हो, तो आप क्या करो, 8 मल्टीप्लाई बाय 3√3 कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दो पाई आर का क्यूब कर दो, ये नीचे आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 64 आर का क्यूब, ठीक है। आर का क्यूब कट हो गया, यहाँ पे 8 8 ये आपका 8 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 3√3 डिवाइडेड बाय 3√3 पाई डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 8, करेक्ट, ये आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से आपका 3 और 3 कट हो गया, ऊपर क्या बची आपके पास, √3 पाई अपॉन 8 बचा, करेक्ट। √3 अपॉन पाई अपॉन 8 बचा। √3 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, ये √3 की वैल्यू होती है आपके पास 1/173, करेक्ट। मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या है आपके पास, 3/14 डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास 8 है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.68 आ जाएगी। ओके, तो ये इसका क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन है। अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालना चाहते हो, तो वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी, जिसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है आपका, 0.68 मल्टीप्लाई बाय 100 आ रहा है, इज इक्वल टू 68%। ओके, तो इस तरीके के क्विज आपको करने हैं, और बहुत सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आपका फेस सेंटर है, ओके, उसके अंदर आपका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है। ओके, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा वापस एक हेडिंग डालो, ओके, FCC। अगर आप FCC के अंदर अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन देखना चाहते हो, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, अगर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ओके, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ वन एटम, करेक्ट, ये आ गया। और यहाँ पे डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, डिवाइड बाय आ जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा, करेक्ट।
यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की बात करो एफसीसी के अंदर, तो ये आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर का क्यूब, करेक्ट। नीचे आ जाएगा आपके पास ए का क्यूब आ जाएगा, ओके। अगर आप यहाँ पे एफसीसी में ए की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो ये क्या होता है आपका 4r इज इक्वल टू a√3 होता है, ओके। अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 4r/√3 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपको ए की वैल्यू। सिंपली आपको क्या करना है, यही वैल्यू आपको पुट कर देना है इस तरफ। अगर आप ये वैल्यू पुट कर देते हो तो आप आसानी से इसकी जो वैल्यू है आप निकाल सकते हो, ओके। a√3 आएगा, आई थिंक एक बार चेक करना चाहिए a√3 आता है या a√2 आता है। एक बार हम ऊपर जाके देखते हैं, ठीक है। ये आएगा किसके अंदर, आपका बॉडी सेंटर हो गया। अगर हम फेस सेंटर की बात करें तो a√3, ओके। a√3, एक सेकेंड, आई थिंक मेरे हिसाब से a√3 आना चाहिए तभी जाके ये बराबर होगा, ओके। a√3 आएगा, करेक्ट, a√3 आएगा, आप a√3 लेना, ठीक है। a√3 आएगा क्योंकि आंसर आप देखोगे, आंसर जब आप निकालोगे तब आपको समझेगा, ओके। यहाँ पे आप क्या करो, 4 आ जाएगा, करेक्ट। यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो डायरेक्ट, ठीक है, या ज्यादा इसमें ये नहीं, तो ये आ जाएगा आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई आर का क्यूब, ए का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 60 पाई आर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4r/√3 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो, 60 लिखो, यहाँ पे आप पाई लिखो, और यहाँ पे नीचे आप क्या लिखो, यहाँ पे आप सिंपली ये कर सकते हो, आप पाई आर का क्यूब है मल्टीप्लाई बाय, आप क्या करो यहाँ पे, आपका नीचे क्या है डिवाइड है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर दो, यहाँ पे √2 का क्यूब कर दो, ओके। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपका 64 मल्टीप्लाई बाय आर का क्यूब, आर का क्यूब और आर का क्यूब कट हो गया, 16 और डिवाइडेड बाय 16 कितना करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16 32 16 3 48 16 चौके 64, 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास पाई मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय 12, ओके, ये आ जाएगा। अभी इसको आप क्या करो, सॉल्व करो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, पाई की वैल्यू क्या है 3/14,